सफ़ेद शलवार कमीज और सफ़ेद दुपट्टे के हाले में उसकी मोती सी रंगत दमक रही थी और मोमी उंगलियों में दबी मोतिये की मुंह बंद कलियां भी उसी दिलकशी के सामने हारी हुई लग रही थीं। हथेलियों में ढेर सारी कलियां जमा करने के बाद वो पलटी और बरामदे का रुख किया। ये लीजिए। मगर आप? सगीर अहमद जन्नत बेगम की जानिब चंद नोट बढ़ाते हुए कुछ कहने जा रहा था कि आहट पे रुका। हाथ बेसाख्ता वापस पहलू की जानिब किया, मगर नरमीन को आते देख उसके चेहरे पर कदरे तमानियत नजर आई। उसने नोट दोबारा जन्नत बेगम की जानिब बढ़ा दिए। साफ जाहिर था कि वो सास के मुतालबे पर उसे रकम तो दे रहा है, मगर माँ से खाइफ भी है। सास के हवाले से देखा जाए तो जन्नत बेगम और खुर्शीद दोनों ही उसके लिए खास काबिल कदर और मुअज़्ज़िज़ ना थीं। खसूसन हलीमा जैसी कूड़ मग्ज़ बेटी पैदा करके उस बेचारी की ज़िंदगी बर्बाद करने का जुर्म ही इतना बड़ा था कि वो सारी उम्र उनसे बेरुखी इख्तियार करने में हक बजानिब समझता खुद को। लेकिन वो चची भी थीं, बुजुर्ग भी थीं, उनके हकूक से आंखें भी नहीं फेरी जा सकती थीं। नानी अम्मा, कलियां। नरमीन ने हथेलियों का कलियों से भरा प्याला सामने किया। नहीं, आज नहीं। आज मुझे फुर्सत कहाँ हार बुंदे बनाने की। तुम्हारे नाना की बरसी है ना। छोटी नानी भी तो नहीं बनाती। नरमीन ने मुंह बसोरा। उस हड़बोंगी से काहे होने लगे ऐसे काम। उसको तो तुम बस कुछ बिगाड़ने को दे दो। ऊह, गजरे बनाएंगी ये। जन्नत बेगम ने दांत किचकिचाए जैसे खुर्शीद मुंह के अंदर ही तो चुप के बैठी हो। मैं दादी अम्मा से कहती हूँ। वो पलटी तो रुमाल तय करके जेब में रखता सगीर अहमद चौंका। निम्मो सुनो। कुछ तजब्जुब के आलम में वो जो कहना चाह रहा था वो बगैर सुने समझ गई। बेटी जो हुई नहीं बताती। फकत इतना कहकर उसने बाप को हल्का फुल्का कर दिया, मगर खुद एक बोसा लेकर कमरे से निकली। उसने हमेशा अपने बाप को इसी तरह देखा था, अपनी माँ के आगे दबा हुआ, सहमा हुआ, बीवी के सामने झिंझलाया हुआ, बेबस, जैसे बहुत कुछ सुनाना चाह रहा हो मगर सुना ना पा रहा हो। अंदर की खोलन अंदर तक ही रखने पर मजबूर। चचियों के सामने शर्मिंदा शर्मिंदा, उनके सारे फराइज भी किसी अनचाहे बोझ की तरह अदा करते हुए, और बेटी के सामने मशकूर और ममनून अंदाज में मुस्कुराता हुआ, जैसे उसका शुक्रगुजार हो कि वो उन सब में से किसी एक की भी फितरत और मिजाज लेकर पैदा नहीं हुई। ना हलीमा जैसी थी, ना जहां आरा जैसी, ना जन्नत बेगम जैसी। शायद इसीलिए उसे इतनी अजीज थी। मोतिये की कलियां लिए वो बावर्ची खाने में दाखिल हुई तो जहां आरा जमाने भर की बेजारी चेहरे पर लिए बड़बड़ाते हुए पराठे तल रही थी, और हलीमा दरवाजे के साथ वाली दीवार के साथ गिरने के अंदाज में बैठी कोहनी से हिला रही थी। क्या हुआ अम्मी? गिर गई थी। हलीमा खोखली हंसी हंस के बोली, जैसे इससे मजेदार कोई बात ही ना हो। कैसे? वो तफशील से उनके नजदीक हुई। वो अम्मा ने धक्का दिया था। हलीमा ने दुपट्टे का कोना दांतों में दबा के बड़े शर्मीले और फखरिया अंदाज में मुस्कुरा के कहा। नरमीन के कदम वहीं रुक गए। उसने साकित नजरों से दादी की जानिब देखा। धक्का तो मुझे दिया था, सगीर अहमद के अब्बा जन्नत मकानी ने, इस होला खप्ता को बहू बनाने का फैसला करके। वो आंखें फाड़े मदारी के करतब देख रहा था, कैसे वो बंदर को डुगडुगी पर नचा रहा था। एक अजीब सी सरशार मुस्कुराहट उसके होंठों पर मुस्तकिल फैली हुई थी। महवियत के आलम में एक जानिब से राल बह के थोड़ी पर बड़े बालों में जज्ब हो रही थी। कितने हफ्तों से ना वो नहाया था, ना मुंह हाथ धोया था। शेव बनाना तो बहुत दूर की बात थी। पिछले 3 घंटों से वो इस मदारी के पीछे पीछे था। जहां वो जाता, टीपू भी पीछे पीछे। जिस बस पे वो बंदर समेत चढ़ा, ये भी चढ़ गया। जिन जिन रास्तों से वो पैदल गुजरा, ये भी चलता रहा। जहां जहां रुककर उसने डुगडुगी बजाई, हर बार जमा हुए तमाशाइयों में टीपू शामिल होता। गोश्त सब्जी खरीद कर रिक्शे की तलाश में मेन रोड तक आती खुर्शीद ने सरसरी अंदाज में इस भीड़ की जानिब नजर उठाई और ढेर सारे बच्चों के दरमियान लंबे तड़ंगे बिखड़े घुंघराले बालों वाले टीपू को दूर से पहचान लिया। हाथ में पकड़ी चाट मसाले वाली अधखाई गाजर वहीं फेंककर वो लंबे लंबे सकंद भरती वहां पहुंची। वे टीपू, तेरा कख न रहे। टीपू की महवियत टूटी। उसने बदमजगी से आवाज देने वाली को देखा और मुंह बना के ठेंगा दिखाते हुए वहां से भाग लिया। मेरे लिए, सच्ची, वो पहली बार उसके लिए कोई तोहफा लाया था। गुलाबों को यकीन ही ना आ रहा था। पसंद आया तुम्हें? यासिर को हर बार उससे मिलने के बाद उसकी मोहब्बत पे यकीन गहरे से गहरा हो जाता था। हाँ, बहुत, मगर ब्लू और रेड कलर के सूट के साथ दुपट्टा ब्लैक। दुपट्टा नहीं, शॉल है। तुम्हें पहली बार मैंने इसी रंग की चादर में देखा था। अच्छी लगती हो तुम इसमें। अच्छा, फिर तो मैं हमेशा यही पहनूंगी। मरते हुए वसीयत कर जाऊंगी कि कफन भले सफेद हो, ऊपर चादर काली उड़ा देना। तुम फिर बकवास पर उतर आई। अच्छा बाबा, नहीं करती। और वादा करो, जैसा मैट्रिक का रिजल्ट आया है वैसा ही हर बार आएगा। पढ़ाई का सिलसिला छोड़ना मत। अगर हर बार पास होने पे ऐसे ही तोहफे मिलेंगे तो जरूर। वादा, तोहफा हर बार पहले से अच्छा मिलेगा, चाहे मैं खुद दूं, चाहे भिजवा दूं। क्या मतलब? वो खटकी। पहले ही यासिर के अंदाज कुछ बदले बदले लग रहे थे, जैसे वो कुछ छुपा भी रहा हो और कुछ बताना भी चाह रहा हो। मैं कुवैत जा रहा हूँ। मगर कुवैत? उसके लब फड़फड़ाए। हाँ, और मैं तो सोच भी नहीं सकता कि किस्मत ऐसे मेहरबान होगी मुझ पर। मैं ये मौका खोना नहीं चाहता गुल। उसकी नजरों ने गोया गुल की मिन्नत की कि मुझे रोकना मत, वरना मैं जा ना पाऊंगा। मैं भी ये नहीं चाहती कि तुम ये मौका खो दो। कुछ छिन जाने का एहसास बस चंद लम्हे के लिए उसे बेचैन कर गया। वो फिर से मुस्कुरा दी थी, ये सोचकर कि जो जा रहा है उसे लौटना तो है ही, और वो भी मेरे ही पास। तुम रोकोगी नहीं मुझे? यासिर मुतहय्यर था, क्योंकि उसकी जानिब से तो शदीद हंगामा आराई की तवक्का थी उसे।
میں نے تم سے محبت کی ہے یاسر، تمہارا نفع ہی سوچوں گی، گھاٹا نہیں۔ مگر میں نے تو سنا ہے کہ محبت نفع نقصان نہیں جانتی۔ گل سب سے الگ ہے، اس کی محبت بھی سب سے الگ۔ وہ مسکرائی۔ میں تمہیں روک سکتی ہوں مگر روکوں گی نہیں۔ میں نے ہمیشہ تمہارے اندر ایک شہزادہ دیکھا ہے، جو کہ گدری میں چھپا شہزادہ۔ یہ معمولی دکانداری تم پر جچتی نہیں ہے۔ کاش میں سونے کی ہوتی، اپنی بوٹی بوٹی تلوا کر تمہیں مالا مال کر دیتی، لیکن میں اور کسی طرح تو تمہاری مدد کر نہیں سکتی۔ اتنا تو کر سکتی ہوں کہ تمہارا راستہ کھوٹا نہ کروں۔ تم جاؤ یاسر، مجھے اندر سے اشارہ ہو رہا ہے کہ وہاں جا کے تمہاری زندگی بدلنے والی ہے۔ ہاں، کہیں کی ولی ہو نا تم۔ وہ ہنسا۔ دیکھ لینا، مان جاؤ گے تم بھی، بس یہ ہے کہ مجھے جلد سے جلد اپنے پاس بلا لینا۔ اس مطالبے پہ وہ حیران رہ گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا وہ کہے گی جلد سے جلد واپس لوٹنا۔ تمہیں بلا لوں؟ مگر کس رشتے سے؟ تمہیں میں صرف ایک ہی رشتے سے اپنے پاس بلا سکتا ہوں، اور اس رشتے میں تمہیں باندھنے کے لیے مجھے خود واپس آنا ہوگا، تمہارے پاس۔ یاسر نے دھیرے سے اس کی ننھی سی ناک کی نوک کو چھوا۔ میں تمہارا انتظار کروں گی، اور اگر میں بیوی بچوں سمیت واپس آیا تو پھر؟ اسے شرارت سوجی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ پورے وثوق سے بولی تو یاسر کو ڈر لگنے لگا۔ پتہ نہیں میں اس اعتماد پر پورا بھی اتروں گا یا نہیں۔ تم میرے لیے لوٹو گے اور میں تمہاری منتظر رہوں گی، وعدہ؟ یاسر نے اس کی شفاف گداز ہتھیلی اپنے ہاتھوں میں دبا لی اور نم ہوتی پلکوں سے لگا لی۔ بڑے ہاتھ پیر مارے تھے اس نے، بڑا ٹالا تھا دل کو، مگر وہ خود کو اس سے محبت کرنے سے روک نہ پایا تھا، حتیٰ کہ تب بھی نہیں جب اس نے اپنا آپ اس پر پوری طرح کھول کے رکھ دیا تھا۔ سب کچھ بتا دیا تھا اپنے بارے میں، اپنا ماضی، اپنا حال، اپنا خاندان، سب کچھ۔ تب بھی وہ نہ بتکا، کیونکہ تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ اتنا آگے جا چکا تھا کہ اب واپس لوٹنا ناممکن سی بات تھی۔ مجھے خط لکھو گی؟ ہاں، مگر تم مجھے خط نہ لکھنا، فون کرنا۔ مجھے تمہارے لکھے لفظوں سے تسلی نہیں ہونے والی، میں تمہاری آواز سنتے رہنا چاہتی ہوں۔ اور بہت سے وعدے دے کر وہ چلا گیا۔ اب دور ہی رہ یا مل سجنا، تجھے سونپ دیا ہے دل سجنا، اب خوشبو ہر سو پھیلے گی، ایک زخم گیا ہے کھل سجنا، ہر رات تیرے بن سینے پر ہے دھری ہوئی ایک سل سجنا۔ کثیف سی فضا میں سوکھی جلتی لکڑیوں کی کڑوی بو، ساگ کے پکنے کی بھاری مہک، حبس کی ناگواریت اور سیلے سیلے پرانی اون والے لحافوں کی باز، ان سب کو چیر کر اپنا راستہ بناتی گلابوں کی آواز بھاگا کو حیران کرنے لگی۔ گھٹنوں میں دبوچا چھوٹے کا سر اس نے ویسے ہی جوؤں سے ابلتا رہنے دیا اور کوٹری کے اندر لپکی۔ وہ ڈھیلی بان والی چارپائی پہ اوندھی گری، ایک بازو نیچے لٹکائے انگلی سے کچی مٹی میں کچھ کریدتے ہوئے گنگنا رہی تھی۔ تم بن درد ہزار وے ڈھولا، دوری سے نہ مار وے ڈھولا، تو منزل، تو در، تو رستہ، تیری ذات کا پھیل گیا ہے چاروں سمت حصار وے ڈھولا۔ تم بن درد ہزار وے ڈھولا، آتش سی کوئی بھری لہو میں، سینہ کر گئی دھواں دھواں، تم بن درد ہزار وے ڈھولا۔ ہے چور، تیری آواز تو گھنی سریلی ہوئے ہے۔ وہ بڑے اشتیاق سے اس کے قریب جڑ کے بیٹھی۔ گلابوں نے اس انچائی مداخلت پہ ناگواری محسوس کی اور ذرا سا پرے سر کی۔ اس وقت وہ صرف اور صرف یاسر کی یاد کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ جب سے آئی ہے کلی کلی پڑی روے ہے، نہ گل نہ بات، نہ روٹی ٹکر جی سے کرتی ہے، نہ اماں کے گھر جاتی مار کے تکا ہے۔ نی کڑیے، کدھر شہر میں کسی سے اک مٹکا تو نہیں لگا آئی؟ اس کے تیر جیسے اندازے سے ہی گلابوں بدک اٹھی۔ اگر کچے حساب کی ہوتی، سینے کے اندر دل ایک بار زور سے پھڑپڑایا ضرور، مگر اس نے شکل سے ظاہر نہ ہونے دیا اور یوں ہی ٹھس پڑی مٹی پر لکیریں کھینچتی رہی۔ 10ویں؟ اب کے بھاگا نے اسے ٹہکا دیا۔ ہاں، لگا آئی ہوں۔ پھر؟ اس نے نہ جانے چڑ کے یا پھر شاید ماں کا رد عمل ٹٹولنے کی غرض سے سچ بک دیا۔ اشکے، تو تے عاشقی، بھاگا نے ٹھٹکا لگایا۔ ککڑ تنے بہاراں۔ وہ بے ہنگم طریقے سے ہنسی ہوئی اٹھ گئی، جیسے اس اعتراف کو ذرا بھی اہمیت نہ دے رہی ہو۔ گلابوں کو یہ اپنے عشق کی سراسر توہین لگی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ گلا پھاڑ کے چلائی تو اس کی جانب پشت کر کے سر کھجاتی باہر نکلتی بھاگا ششدر ہو کے وہیں جم گئی۔ پلٹ کے اسے دیکھا۔ کون ہے شودا؟ وہ پھنکاری۔ ہے کوئی؟ تمہیں کیا؟ لے، مینوں نہیں تے ہور آنڈی گوانڈی نوں ہوئے گا کچھ؟ نی بول، کس کے نال جاری لگائی ہے؟ کی گل کھلا کے آئی ہے؟ بلاواں دائی نوں؟ وہ تفشیش سے اس کا پیٹ ٹٹولنے لگی تو گلابوں کو جیسے ہزاروں ڈنگ لگ گئے۔ پرے کرو اپنے ہاتھ، کیا کر رہی ہو اماں؟ اسے سخت گھن محسوس ہوئی، ماں کے ہاتھوں سے بھی اور اس کی سوچ سے بھی۔ صحیح بتا کڑیے، کتنی چیر ہوئی ہے یہ سیاپا ڈالے؟ بوتا ویلا نہیں ہویا تو میں آپ پہ کاڑا پکا کے پلا دیتی ہوں تجھے، ورنہ پھر دائی کے ہتھے ہی چڑھے گی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے اماں۔ اس نے کراہیے سے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ کردہ کیے، کوئی کام دھندا، کوئی کاروبار، کوئی زمین مکان؟ کاروبار اور زمین مکان کے بارے میں تو ایسے پوچھ رہی ہو جیسے زمینوں جائیدادوں والے تو ہمارے خاندان کے بارے میں کچھ نہیں پوچھیں گے۔ وہ بڑبڑائی، پھر بیزاری سے بولی، جیسا بھی ہے ہم سے تو اچھے حالوں میں ہے، عزت کی کماتا ہے اور عزت کی ہی کھلائے گا مجھے بھی۔ اور سانو؟ بھاگا کے بے دھڑک سوال پر وہ چونک اٹھی۔ کیا مطلب؟ مطبل ایک دینے دلانے جوگا ہے کہ نہیں؟
गुलाबों को तो वो आग लगी कि रवां रवां भस्म हो उठा। जी चाहा बिल्कुल अपनी माँ के ही अंदाज में हाथ ऊंचा कर करके अपनी ही पिछली 7 नस्लों को इस तरह कोसे कि अंदर की सारी आग ठंडी पड़ जाए। लेकिन ये वक्त जोश से काम लेकर मामला बिगाड़ने का नहीं था। उसने होश से काम लिया और बामुश्किल खुद पे काबू पाते हुए खोखले कहकहे लगाना शुरू कर दिए। कीड़े जोगी, कब्रा मारी, मखौल करती है। भागा इस बेवक्त की हंसी से खज्जल सी हो उठी। जा अम्मा, तू भी सच्ची समझ लेती है मेरी बकवास को। उसकी बात पे भागा ने फौरन ही यकीन कर लिया। दफा, वो पिंडली पे से धोती उठा के कोई चूंटी टिटोलते हुए बोली। मैं तो पहले ही हैरान सी कि तेरी नजरा में कौन जच गया, बड्डी नकरीली। चूंटी को मसल के परे फेंकती वो चंद कदम आगे बढ़ी, फिर कुछ याद आने पर रुकी और बड़ी संजीदगी से गोया हुई। गल सुन छोरी, मखौल अपनी जगह, पर एक गल साफ है, ये यारियां आशकियां असी गरीबों को नहीं जचती, ना ही चूड़ों चंगड़ों के घरा में सोनी हीर साहिबा जमती हैं। जे तूने किसी को फसाना ही है अपनी अक्खां के जंगल में, ते फिर सौदा खरा होना चाहिए है, कैदे वाला। अम्मा, गुलाबो चारपाई से उतरकर आहिस्ता मगर मजबूत कदमों के साथ चलती उसके पास आई और उसके मुकाबले खड़े होकर पूछने लगी। एक बात तो बताओ, उसने अपनी नुकीली आंखें माँ की आंखों में गाड़ते हुए ठंडे ठार लहजे में कहा। हम चूड़े चंगड़ चमार ही है ना, या फिर नए नए कंजर बने हैं। भांगा का मुंह खुला, पहले तो खुला, फिर कोई ऐसी गाली जो उसकी गुस्साखी का मजा चका पाती ना सूझने पर बंद हुआ और वो तिल मिलाती हुई बाहर निकल गई। गुलाबों के होंठों पर एक जहर खुंद मुस्कुराहट आई। वो सुकून से चलती हुई दोबारा चारपाई पे आ गई। अब तुम्हारी यासिर भी बहुत छुप छुप कर मिलना होगा यासिर। वो मट्टी पर खींची लकीरों को हथेली से मिटाने लगी जो यासिर का नाम जाहिर कर रही थी। अगरचे यहाँ कोई हरफों से शुद्ध रखने वाला नहीं था इसके सिवा, फिर भी उसने माँ के असाइम सामने आने पर एहतियात करना ज्यादा मुनासिब समझा। नींदें शब भर पास ना आई, धड़कन धड़कन बोझ निराला, कर बैठे हैं प्यार वे ढोला, तुम बिन दर्द हजार वे ढोला। इस बार उसकी कोक उसके होंठों के बजाय उसकी रगों में गुनगुनाती फिर रही थी। आ आ आ हलीमा सहन में चौकी पर बैठी गोद में रखे मट्टी के प्याले में से रोटी के भीगे नवाले तोड़ तोड़ के चिड़ियों को डालने के साथ साथ पुकारे भी जा रही थी। आ रफ्ता रफ्ता उसकी आवाज़ मध्यम होती चली गई। मुंह आध खुला, पलके नीम ख्वादा, नजरें किसी गैर मरई नुक्ते पर मरकूज। ये उसका किसी गहरे ख्याल में खो जाने का मखसूस अंदाज था। कभी कभी तो वह अच्छी भली गुफ्तगू दरमियान में छोड़कर ये शुगल पूरा किया करती थी। सामने वाला चाहे चिल्लाता रहे मगर हलीमा सुनने कहने की सलाहियत मुंजमद किए अपने ध्यान में मगन रहती। कभी उसके अधखुले होंठों पर मुस्कुराहट फैल जाती, कभी नीम व आंखों में आंसू झिलमिलाने लगते। इस वक्त उसमें और टीपू में खास फर्क महसूस ना होता था, वरना सभी जानते थे कि अगर टीपू आधा पागल है तो हलीमा उस आधे के आधे हिस्से से भी कुछ कम, बल्कि पागल भी क्या, सरफिरी, गब्बी और कुन जहन थी। वो ढेले थोड़ी ही मारती फिरती थी, ना ही टीपू दीवाने की तरह गलियों की खाक छानती फिरती थी। 20 साल से ब्याही थी। 20 साल बड़ा अरसा होते हैं। ब्याह के वक्त उसकी उम्र होगी कोई 15-16 बरस। अगरचा 20 साल पहले तक के ज़माने में भी इतनी कम उम्री की शादी का ऐसा खास रवाज ना रहा था, मगर हलीमा की बात और थी। उसके अब्बा बैरिस्टर साहब अपने बड़े भाई के बड़े चहीते थे और ज़हनी एतबार से कमतर औलाद का दुख उन्हें और काबिल रहम बना रहा था। इसलिए छोटे भाई का बोझ कम करने के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अपने 19 साला नौजवान और काबिल खूबरू बेटे सगीर अहमद से हलीमा का निकाह पढ़ा दिया, जो उम्र के 15वें साल में भी जरा जरा जिद के लिए 3 साल की बच्ची की तरह आंगन में लेट कर एड़ियाँ रगड़ के बिलका करती थी, और जो जन्नत बेगम के 1000 मना करने पर भी लोटा के लोटा होने के बावजूद बाबा और ताया के कांधों से झूल जाया करती थी। जहां आरा बेगम ने इस शादी को रोकने के लिए बड़े जतन किए, जहर तक फांक लेने की धमकी दी, जिसे यह कहकर हवा में उड़ा दिया गया, शौक से खाइए जहर, हम शादी की तारीख 1 हफ्ता आगे बढ़ा देंगे। घर में फौदगी हुई तो जश्न मनाना अच्छा नहीं लगता। हम आपके एहतराम में एक रोते बेटे की शादी सादगी से कर लेंगे। वो अंदर ही अंदर किलस कर रह गई। सगीर अहमद के अब्बा तो अपनी मनमानी करने के बाद जल्द ही रुखसत हो गए। हलीमा के अब्बा ने भी उनके पीछे पीछे राह ली। बाद में जहांरा बेगम ने हलीमा को सुधारने की अनथक कोशिशें की। इन्हीं कोशिशों का नतीजा था कि आज हलीमा बीबी निमो जैसी बेटी की माँ थी। मारा बंदा घर बार भी चला रही थी, खींच तान के ही सही, मगर बेहता बाल बच्चेदार औरत होने का नशा भी पूरा कर लेती थी। बस कभी कभी पुरानी जोन में आ जाती, खसूसन टीपू के साथ होती तो दोनों ऐसी ऐसी वाही तबाही हरकतें करते कोई यकीन न करके देता कि ये औरत पिछले 20 साल से किसी की बीवी, एक 18 साल लड़की की माँ है। हलीमा, जहां आरा की आवाज़ सहन में गूंजी, मगर हलीमा के साकित वजूद के गुंबद से टकरा के रह गई। अरे ओ हलीमा, उनकी जान जल के रह गई। वो अपने उसी मनहूस अंदाज में मुंह खोले बैठी थी जिससे उन्हें चिढ़ थी। तेज तेज कदमों से उसके पास जाते हुए वो जोर से चिल्लाईं, सुनती है कि बहरी हो गई है। इस बार जहांरा की आवाज़ ने उसे झंझोड़ने का काम किया। वो बुरी तरह बिदक कर खड़ी हुई। गोद में रखा मिट्टी का प्याला नीचे गिरकर किरची किरची हो गया। जहांरा माथे पर हाथ मार कर रह गई। तुमसे ना कभी कोई काम संवरा। हलीमा इस तारीफी सनत पर होंक मन से मुस्कुराने लगी, वही मुस्कुराहट जिससे उन्हें चिढ़ थी। कानों में तेल डाले बैठी थी क्या? कानों में? हलीमा ने परेशानी से पहले कानों में उंगली का कलाल किया, फिर सर पर हाथ फेरकर तमानिया से मुस्कुरा दी।
नहीं तो सर में डाला था आंवले का। हाय बुरे नसीब मेरे, पत्थर से माथा फोड़ना लिखा है मेरी किस्मत में। मैं पूछती हूँ कब से आवाजें दिए जा रही हूँ, सुनाई नहीं देता कुछ? नहीं अम्मा, सब सुनाई देता है। ये चूं चूं, चिड़ियों की चहचहाहट। हाँ, चिड़ियों की चूं चूं, मक्खियों की भीन भीन, कौवों की काएं काएं, सब सुनाई देता है। बस एक दुखिया सास की फरियाद नहीं सुनाई देती। अरे हड़बोंगी, दूध उबल उबल के खोया बन गया है। यहाँ बैठी किस शुगल में गुम थी? माँ, रात को पूरी 1.5 रोटी बच गई थी ना, मैंने मिट्टी के प्याले में भिगो दी थी, वही डाल रही थी चिड़ियों को, अब वो खा के दुआएं देंगी। हाँ, बस चनिंद पनिंद की दुआएं समेटती रहना, भले सारा घर बद्दुआएं और कोसने दे रहा हो मुंह भर भर के। जाओ जाके बावर्ची खाने की खबर लो। हलीमा मुंह लटकाए पलट गई, जहां आरा ने जमीन पर टूटे प्याले की किरचियां और रोटी के टुकड़े देखे और सर दाह भरकर कहा, कोई कुलसीदी नहीं है इस गब्बी औरत की। कितनी बार समझाया है कि अपनी इन सखी सहेलियों की तवाज़ा करना हो तो छत पर रोटी डाला कर, मगर ये जब फैलाएगी आंगन में गंद फैलाएगी। चिड़ियाँ आए ना आए, कीड़े मकोड़े पल में यलगार बोल देंगे। वो झाड़ू से सब एक तरफ लगाते हुए बड़बड़ाती रहीं। इंसान किसी चौपाए को, किसी ढोर डंगर को भी इतने साल सिखाए तो वो सीख जाए, मगर हमारी बहू साहिबा। फिर किसी ख्याल के तहत नरमीन को पुकारने लगी, निम्मो, निम्मो बेटी। कॉलेज यूनिफॉर्म में मलबूस वो पलक झपकते में सामने थी। तुम्हारा वो निकम्मा मामू तो आज फिर गायब है। कॉलेज किसके साथ जाओगी? अपने बाबा के साथ? नहीं, अब्बा को बहुत लंबा चक्कर पड़ता है फिर स्टोर पे जाने के लिए। हाँ ये तो है, मगर उस गरीब का एहसास किसे है? कोहलू का बैल बना है मेरा इकलौता लगते जिगर। बेवा माँ, जवान बेटी और फूहड़ बीवी के साथ साथ उस खप्ती का मेका भी संभाले बैठा है, मगर जरा जो किसी को एहसास हो, ना तुम्हारी नानी के पान का चस्का पूरा पड़ता है, ना तुम्हारे मामू के सिगरेटों की लत खत्म होती है। अरे और कुछ नहीं तो तलवा ही लटका ले घर में, कम अज कम मेरे सगीर अहमद को घर के कामों और तलवा ही टिका ले घर में। अरे और कुछ नहीं तो तलवा ही टिका ले घर में, कम से कम मेरे सगीर अहमद को घर के कामों और जिम्मेदारियों से तो निजात मिलेगी। मगर नहीं, बगैर बताए कई कई रोज घर से गायब रहता है। दादी जान, आपको पता तो है मामू, वो दबे अंदाज में कहने जा रही थी, मगर जहां आरा ने तनफ्फुर से हाथ झटका। अरे रहने दो, सारी अकल है, यूं ही दीवाना बना घूमता फिरता है कि कहीं काम वाम ना करना पड़े। ए मियाँ ना करो, मुफ्त की मिल तो रही है, वो भी चुपड़ी, मगर बहनोई की इतनी मदद तो कर दो कि वक्त बेवक्त घर पर मौजूद रहो। अब बोलो भला किसके साथ जाओगी तुम कॉलेज? अकेली तो मैं नहीं जाने दूंगी। छन्नो आती होगी, उसके साथ तो हरगिज नहीं, एक नंबर की हराफा है घुन्नी। छुट्टी नहीं कर सकती दादी जान, टेस्ट है मेरा। मुझे ये लौंडिया एक आंख नहीं भाती, तुमने अभी पाँव जमाना नहीं सीखा था और ये मोहल्ले भर में कदकड़े लगाती फिरती थी। 36 पलांगती पकड़ी जाती थी। भला कोई जोड़ है तुम्हारी इसकी दोस्ती का? 8-10 साल बड़ी है तुमसे। नगोड़ी पता नहीं कॉलेज में क्या कर रही है अब तक। अच्छी दादी जान, निम्मो ने मिन्नत की, बस आज मजबूरी है ना। अच्छा ठीक है, मगर रास्ते में उसके साथ हंसी टटोल मत करती जाना, वो तो है ही बज़ात छिछोरी, सर झुका के जाना, सर झुका के आना। जी, उसने सादत से सर हिला दिया। वो इस हदायत पर अमल करने का जितना भी पक्का इरादा करती, छन्नों के होते उस इरादे का कायम रहना जरा मशकूक था। वो बेचैनी से दादू को झाड़ू से प्याले की किरचियां क्यारी के साथ लगाते देखती रही। रहने देना दादी जान, शकूरन आके कर लेगी। वो कब आती है? 12 बजे से पहले। नगोड़ी के पिछले सिख थे शायद, एक ही शुभ मुहूर्त रखा है उसने काम के आगाज का। निम्मो खड़ी उंगलियां मसलती रही। अल्लाह अल्लाह करके जहां आरा फारिग हुई और अंदर सुधारी तो उसने सुकून का सांस लिया। शुक्र है उनके सामने छन्नो नहीं आई। उसने अभी यही सोचा था कि साथ ही आंगन से उस कोने वाले लोहे के दरवाजे पर लगा कुंडा खड़का। उसने लपक कर दरवाजा खोला और हस्बे आदत छन्नो कह कहा लगाते हुए अंदर आई। इतनी देर? पहले 2 पीरियड तो फ्री है ना, फिक्र काहे की? तुम्हारे होंगे, मेरे तो नहीं। निम्मो ने तनकीदी नजर उस पर डाली। वही सफेद यूनिफॉर्म मगर कमीज पसनी और कमर से चिपकी पड़ी थी। आधी आस्तीनों से सांवले बाजू से डोलपन जाहिर कर रहे थे। कांधों तक आधे चिल्का से बाल अगरचा बड़े से क्लिप में मुकैयद थे, मगर कई लटें चेहरे पे जानबूझ के आवारा छोड़ी गई थीं। मैरून लिप लाइनर के अंदर चमकती नेचुरल कलर की लिपस्टिक, ये उसका होंठों को सजाने का खास अंदाज था जिससे जन्नत बेगम को खास चिढ़ थी। मुआ क्या नक्शा बना के रखती है होंठों का, 2 रंग का, जैसे होंठों के किनारे पक्के काले पड़ गए हों। कानों में झूलते आवेजे, लंबे लंबे रंगीन नाखून, टुकने दिखाती ऊंची शलवार, लंबे चाक। निम्मो ने घबरा कर उसका बाजू खींचा। चलो देर हो रही है। अरे सलाम तो करने दो। छोटी नानू नहीं है जिनको सलाम करने का तुम्हें शौक है। उसने खींचकर उसे दरवाजे तक ले जाना चाहा, लेकिन कहाँ धान पान सी निम्मो, कहाँ 5 फीट 6 इंच कद के साथ 60 किलो वजन वाली छन्नो। हाँ ये तो है, पूरे घर में तुम्हारी सौतेली नानी काम की औरत है। हाय बड़ी जबरदस्त खुशबू आ रही है। वो नाक उठा के सूंघने लगी। पराठे बन रहे हैं? हाँ, और दादी जान बना रही हैं। चलो छुट्टी, वो तो एक नवाला तक ना दें। भाई बड़ी मुश्किल किस्म की दादी है तुम्हारी। 2 नानियाँ एक तरफ और अकेली दादी एक तरफ। चलो भी, तुमने फिर लिपस्टिक लगाई है, दादी जान ने देख ली तो शामत आ जाएगी मेरी। वाह होंठ मेरे, लिपस्टिक मेरी, शामत तुम्हारी कैसे आएगी? अच्छा सुनो, वो कहाँ है? उसने दरवाजे की जानिब रुख मोड़ा तो निम्मो की जान में जान आई।
वो कौन? वही तुम्हारे हैंडसम मामू, चन्नू ने कहका लगाया। पता नहीं कब से नहीं आए। वो हो तो जरा शुगर लगा रहता है। नहीं, वो मजे ले लेकर कह। टीपू को ज्यादा दिन नहीं हो गए। कौन सी नई बात है? जन्नत बेगम ने लापरवाही जाहिर करना चाहिए, हालांकि दिन वो भी तड़प के गुजारती थीं। ऐसी कड़ाके की गर्मी है, जाने किधर ख्वार होता फिर रहा होगा। खुर्शीद उनके बरक्स इजहार के मामले में बड़ी खुली डुली थी। ए हाँ, गर्मी बहुत है, जाइयो जल्दी कर लो, धूप ज्यादा खिल गई फिर गला सड़ा फल मिलेगा। तुझे फल फ्रूट की पड़ी है आपा, बेटे की परवाह नहीं। कैसी माँ है? खुर्शीद बिगड़ गई। जैसी भी हूँ, माँ तो हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है औलाद की परवाह कैसे करते हैं। मुझे ज्यादा सबक ना पढ़ाइयो, हाँ नहीं तो। ले, मैंने क्या कहा है आपा, काटने को दौड़ रही है। फिर आपा, कितनी बार कहा है ये मगरमच्छ सा मुंह खोल के मुझे आपा मती पुकारियो, मगर तू बाज नहीं आती। रिश्ते में बड़ी हो इसीलिए आपा कहती हूँ, वरना इज्जत करवाने वाले गुण तो कोई नहीं है तुम में। बड़ी आई गुणों वाली, रिश्ते में बड़ी होने की खूब कही तुमने। मैं 14 बरस की थी जब ब्याह के। 14 साल, 14 साल, खुर्शीद ने हाथ लहराए। कान पक गए हैं सुन सुनकर, हर वक्त यही रोना। 14 साल की थी जब ब्याह के आई। आई होगी मेरी जूती से, मगर अब इस बात को भी तो 44 साल गुजर गए हैं। 60 के करीब तो आ गई हो। अभी कहाँ, और मेरी तो शादी को 44 साल हुए हैं। तुम तो 25 बरस के पीटे में थी जब ब्याह के आई, तब भी 50 के करीब थी। पता नहीं बैरिस्टर साहब को भी क्या सूझी जो बुढ़ापा ख्वार करने की सोच लाना ही थी तो मेरी टक्कर की लाते, न जाने किस को काफ के जिन्नात की नूरे चश्मी को उठा लाए। आय हाय, कुछ तो देखा होगा जो मुल्तान से ब्याह कर लाए। ऐसी ही तुम हूर परी होती तो 14 साल की कच्ची कली तो कसम सबर शुक्र करके बैठता, मुल्तान तक दूसरी जोड़ी ढूंढने ना निकलता। यही तो रोना है। जन्नत बेगम चहको पहको रोने लगी। ना वो उस शहर जाते, ना तुम्हारी जैसी कालक माथे पे मलते। सोत नहीं, मेरे सुहाग की कजा आई थी इस घर में। इधर तुम्हारा कदम पड़ा, उधर बैरिस्टर साहब को बीमारियों ने घेरा। तुम्हारे कदम जमते गए, बैरिस्टर साहब की सांसें उखड़ती गईं। चलो, ये कारनामा भी मेरे सर। अच्छा ठीक है, मैंने ही मारा बैरिस्टर साहब को। फिर तो तुझे मेरा एहसान मंद होना चाहिए आपा। 14 साल की उम्र से ठुड्डे खा रही थी उनके, ना मैं आती ना वो ऊपर जाते, और तू अब तक पिट रही होती। पीटे मेरे दुश्मन, बैरिस्टर साहब ने मुझे कभी फूल की छड़ी से भी ना छुआ था। और फ्रिज खोलकर खटर पटर चीजें उधर उधर करती जहां रखे होठों पे कमीनी सी मुस्कुराहट आ गई। चलो, हो चुकी न्याज, दिला दिया खत्म उन्होंने, लड़ने से फुर्सत मिले तो। मगर अभी वो यहाँ तक ही सोच पाई थी कि उस जानिब से खुर्शीद की आवाज उभरी। हाँ हाँ, फूल की छड़ी से क्यों छूते, बेद की रखी हुई थी, कड़वे तेल से भिगो के। जन्नत बेगम की हंसी छूट गई। बहुत ही कमीनी है तू खुर्शीद। और फिर दोनों की हंसी का सुर मिलते सुनकर जहां आरा बेगम फिर से जल भुन गई। तौबा, अभी लड़ाई अभी हंसी ठिठोल, निरी नौटंकी, और जोर से फ्रिज का दरवाजा बंद किया था। अंदर बावर्ची खाने तक आवाज आई थी उन दोनों को। कलेजों में बर्फ सी उतर आई थी। तब कितनी मसरूर होकर निकली थी खुर्शीद, और तब से लेकर अब तक जन्नत बेगम कितने ही काम निपटा चुकी थी, मगर खुर्शीद थी के आने का नाम ही नहीं ले रही थी। वे टीपू, कांपते कांपते बिलाकर खुर्शीद ने उसे जा ही लिया। हाथ सीधा उसकी कमीज के दामन पे जा पड़ा था, वहीं से पकड़ के जोर से खींचा। दूर तक कमीज उधरती गई। टीपू उसकी वजह से ठटक के रुका और अपनी कमीज को मुड़ के देखने लगा तो खुर्शीद ने उसकी गर्दन दबोच ली, वरना भागता तो उसके हाथ में तो कमीज की एक धज्जी बाकी रह जानी थी। वे किधर दफा हो गया था तू मर जाने। उसने एक और धप उसकी गुद्दी पर रसीद की। क्या है, तमीज से रहो, टीपू ने बदतमीजी से ललकारा। अच्छा, मैं तमीज से रहूं? बेहदायत, माँ से ऐसे बात करते हैं? एक तो माएँ थोक के भाव मिली हैं मुझे, छोटी अम्मा, बड़ी अम्मा, दरमियानी माँ। घर चल तू जरा, तुझे फेंटी लगाती हूँ मैं नहीं जाता घर पर। वो खुद को छुड़ाने लगा। तेरा तो बाप भी जाएगा, उसने गरीफ मजबूर की। हाँ तो ले जाओ बाप को, और दोनों सहेलियां मजे करो मजे। हाँ है, जरा हया नहीं तुझे। माँ तो माँ, बड़े बाप का भी लिहाज नहीं। वो एक थप्पड़ लगाते लगाते रह गई, फिर मसलहतन लहजे को नरम करके पुचकारा। टीपू मेरे बच्चे, घर चल, तेरे अब्बे की बरसी है आज। टीपू ने बाजारी से नाक सिकोड़ी। एक तो बरसियां जी भर के होती हैं इस घर में, कभी मेरे अब्बा की, कभी उसके अब्बा की, कभी उसके अब्बा की। बस हैप्पी बर्थडे कभी नहीं होती। माँ सदके, मैं करती हूँ तेरी हैप्पी बर्थडे, तू घर तो चल। उसे बाजू से पकड़कर खींचते खींचते वो वाकई हलकान हो रही थी। दूसरे हाथ में फल गोश्त से भरी टोकरी भी थी। मैं नहीं जाता, तुम मारोगी। वो कुर्बानी के बकरे की तरह खुद को पीछे पीछे घसीट रहा था। नहीं मारती, तू चल तो सही। तुम बाहर निकली क्यों? वो जीछो उठा। बताया तो है, तेरे अब्बे की बरसी है। वो रिक्शे वाले को हाथ देकर रोक रही थी। सौदा लेने निकली हूँ, पुलाव बनेगा, जर्दा, आलू गोश्त, कोफ्ते। मजे, बड़े दिनों से कोफ्ते नहीं खाए। माँ सदके, मैं खिलाऊंगी। उसने टीपू के लंबे तड़ंगे वजूद को बकायदा धक्का देकर रिक्शे के अंदर घुसेड़ा। जहां आरा तंग आके बावर्ची खाने में दाखिल हुई, वरना कभी भूले भटके समदनों में से कोई वहां होता तो कदम तक न धरती। मगर अब यह वक्त होने को आया था और कुछ पकने का नाम न था। अंदर जन्नत बेगम चौकी पर बैठी सील पर चटनी पीस रही थी।
लगता है खुर्शीद कुछ ज्यादा ही मायूस हो गई हो। चटनी पर खत्म दिलाने का इरादा है। चटनी पे खत्म दिलाऊं मैं अपनी सोतन अ, चटनी पर खत्म दिलाऊं मैं अपनी सोतन का। मियाँ का तो मैं तैयारियां करके रख रही थी। कोफ्तों का मसाला, पुलाव का बिगाड़, बघार बघार ही रह जाएगा। मुझे तो लगता है खुर्शीद बीबी को मिल गई होगी कोई सहेली, पैसे उड़ा के ही आएगी। मेरी मानो तो कोफ्तों के इस मसाले में ये आलू बड़ियां डाल लो। गजब खुदा का, बैरिस्टर साहब की बरसी पे मैं आलू बड़ियों का सालन बनाऊंगी। मरहूम ने ऐसी कौन सी बुराई की मेरे साथ, इलावा खुर्शीद को सौतन बनाकर लाने के। पता भी है उन्हें आलूओं से कितनी खार थी। तो फिर हटो चूल्हे के आगे से, मुझे तो पकाने दो। निम्मो कोली से भूखी प्यासी आती होगी। सगीर अहमद की दुकान पर भी खाना भेजना है। तुम्हारे कोफ्तों और पुलाव के इंतजार में सारा घर भूखा नहीं बैठा रह सकता। उठो यहाँ से। जहारा के अंदाज में एक महसूस किया जाने वाला तहक्कुम और एहसास मलकियत था, जो यकीनन सगीर अहमद की माँ होने के जोर ने अता किया था। उई मियाँ, काहे हटूं मैं? जहेज में लाई थी ये चौकी और बावर्ची खाना, कब्जा ही जमाए बैठी हो भाभी। मत भूलो कि ये घर तुम्हारा अकेली का नहीं, बैरिस्टर साहब और उनकी औलाद का बराबर का हक है। हाय, हम तो बेटी देकर हल्के हो गए, तिनके से भी हल्के। वो बिलकने लगी और जहां आरा की बेजारी सवाह हो गई। लो, शुरू हो गए ड्रामे। चल आजा, चल भी। खुर्शीद की लठमार आवाज ने दोनों को चौंकाया। लो आ गई, साथ पता नहीं किसे उठा लाई है। जहां आरा के बड़बड़ाने पर जन्नत बेगम ने भी सारी नाराजगी उस पर उंडेलना चाही, जो बावर्ची खाने के दरवाजे से अंदर दाखिल हो रही थी। घूम आई सारा शहर शताबा। एक तुम्हारी वजह से मुझे लोगों की टके टके की बातें सुनना पड़ी। लोगों से निपटना मुझे आता है आपा, पहले तो इसे संभाल। उसने टीपू को पकड़ के अंदर धकेला। वो लड़खड़ाता हुआ जन्नत बेगम के पैरों के पास आन गिरा और उन्होंने ऐसा पकड़ा कि सुबह तक छोड़ने का नाम ना लिया। ना मुराद, न घोड़ा, 100 कीड़ों भरा कबाब, न निगला जाए न फेंका जाए। वो चप्पल उसकी चमरक कमर पर मारती जाती और भड़ास निकालती जाती थी, और वो था कि ढीठ मैली पिंडियां को जाता जा रहा था। आए हाय आपा, खुर्शीद भागती हुई आई और उनके हाथ से चप्पल लेकर परे फेंकी। मत मारी गई है क्या? चप्पल हाथों से गई तो जन्नत बेगम ने खाली हाथों से उसे पीटना और कोसना शुरू कर दिया। मत ही तो मार के रख दी इस औलाद ने। कोई सुख नहीं, न बेटी का न बेटे का। कैसी नाशुक्री की बातें कर रही है आपा, इससे पूछ जिसकी औलाद नहीं। अब के खुर्शीद ने हाथ पकड़ लिए। सारे हथियार जब्त होते देखकर जन्नत बेगम हार के बैठ गईं। हाँ हाँ, इससे पूछो बेचारी से। टीपू ने तमस्कुर भरे अंदाज में खुर्शीद की जानिब इशारा किया। देखा देखा, कैसा बेफैज है ये। कभी 4 दिन मेरे हाथ रहे तो देखो कैसे तीर की तरह सीधा करती हूँ मैं। वो फिर से बेकाबू होकर उसे 2 हथौड़ों से नवाजने लगी। वाह मजे। टीपू मुंह ऊंचा कर करके चटखारे भरने लगा। अब्बा की भरसी का खाना खा रहा हूँ, पुलाव, कोफ्ते, जर्दा, आहा मजे। देखा इस ढीठ को। अब तो जन्नत बेगम ने पक्की पक्की हार मान ली और सुस्त सी एक जानिब सिरक गईं। जरा चौसर हो बेगैरत को। खुर्शीद उनकी बात अनसुनी करते हुए अपने दुपट्टे के पल्लू से टीपू का पसीना खुश करने लगी। जरा तो हथ होला रख के मारा कर आपा, वैसे भी मारते वक्त वेला देख लिया कर। डीगर के बाद मारना अच्छा नहीं होता, दोनों वेले मिल रहे होते हैं। सुन लो अम्मा, मारने का वक्त मुकर्रर कर लो। वो क्या कहते हैं ड्रामों में, शुभ मुहूर्त। अरे हाँ अम्मा, कुमकुम का क्या बना? अचार। जन्नत बेगम फाड़ खाने को दौड़ी। आहा, अचार, वो भी कुमकुम का अचार, क्या मजे होंगे। ऐसे चटखारे लेने का पता है इसे, वैसे बावला बना फिरता है। बस अम्मा, वो गुस्से में बिफर के उठा। जब देखो रशीदे का तंदूर समझ के मुझे रोटियां लगाती रहती हो, इसलिए नहीं आता मैं यहाँ। बताता क्यों नहीं, कहाँ दफान रहता है? जहाँ भी होता हूँ मजे करता हूँ मजे। सदीका बता रही थी तो मुरीद के पास किसी पिंड गया हुआ था। खुर्शीद की सीआईडी बड़ी तेज थी। उसके बेटे ने तुझे देखा था किसी मेले शेले में? हाँ गया था मेला देखने। जाने क्या शौक है इसे मेले ठेले देखने का। बचपन से लत पड़ गई थी मेले वालों के साथ गांव गांव फिरने, कस्बा कस्बा घूमने की। मैं कहे देती हूँ तो खुद किसी मेले नौटंकी में काम क्यों नहीं कर लेता, 4 पैसे ही हाथ आएंगे। बस खुर्शीद, ज्यादा शय ना दीजिए इसे। हाँ, और मैं भी कह रहा हूँ मुझे दोबारा ना मारना। अब के गया तो लौट के ना आऊंगा। हाँ वहाँ मियाँ बैठी है ना तेरी। हाँ वहाँ मैया बैठी है ना तेरी। तुम्हें क्या पता अम्मा, कौन कौन बैठा है तुम्हारे बेटे की राहों में पलकें बिछाए। वो मुस्कुराया। लो बातें सुनो जरा इस मुस्टंडे की, कोई मानेगा ये बावला है। बताओ कौन है? खुर्शीद के अंदर इश्तियाक जागा। बड़ी बड़ी हूरें फिदा हैं मेरे पे। वो बाँचों से बहती लाल कलाई से रगड़ कर साफ करते हुए शेखी मार रहा था। ए मैं भी तो देखूं कौन सी दीदा हवाई हूरें हैं जो घास चर गई हैं। जन्नत बेगम किलस के रह गईं। ओ खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अक्ल का ताला, फिर तो ऐसा करे कमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। वो बेसुरी बेहंगम आवाज में गुनगुनाता इसराबी कैफियत में टांगे हिलाता चित पड़ा था।
اوپر ستاروں بھرا آسمان اس کے چنچالپن کو بڑھا رہا تھا۔ پھر اس کی نظر برآمدے سے نیچے آنگن میں اتری حلیمہ پر پڑی، جس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ آپا مزے۔ وہ گردن اونچی کر کے پلیٹ میں جھانکا۔ ملائی والا زردہ۔ خالی زردے کا ذرا مزہ نہیں آنا تھا۔ مجھے پتا ہے تجھے پسند ہے، اس لیے اماں سے چھپ کر نکال لیا تھا۔ کیسا؟ حلیمہ نے داد لینے کے انداز میں ہتھیلی آگے کی، جس پر ٹیپو نے پرجوش انداز میں ہاتھ مارا، پھر تکیے کے نیچے سے کچھ نکالا۔ میں بھی لایا ہوں تمہارے لیے کچھ۔ ہائے میٹھی گولیاں، کھٹی اصلی۔ وہ خوشی سے کھل اٹھی۔ ایمان سے آپا، تمہارے لیے آتا ہوں اس منحوس گھر میں، ورنہ ایک ایک سے کھار ہے مجھے، بس تم سے جمتی ہے۔ میرا دل بھی تیری سوا اور کس سے لگتا ہے بھلا؟ وہ املی چوستے ہوئے دل میں دبا کے رکھی باتیں کھولنے لگی۔ یہاں کوئی میری بات سمجھتا ہی نہیں۔ دفع کرو سب کو، الو ہیں سارے کے سارے، کم عقل۔ وہ دھڑ دھڑ ہاتھوں سے کھانے لگا۔ حلیمہ چند سیکنڈ اسے پیار سے دیکھتی رہی، پھر پوچھنے لگی، تو جاتا کیوں ہے؟ نہ جایا کر اتنے روز کے لیے۔ کیوں نہ جاؤں؟ یہاں کیا رکھا ہے؟ اس نے کھا کر پلیٹ نیچے پھینکی۔ آرام سے۔ وہ ڈر گئی۔ اماں جاگ جائیں گی۔ اچھا سن، اس بار کہاں گئے تھے؟ ہے ایک جگہ، بڑی دور۔ نہیں اتنی دور بھی نہیں، بس پہ جاؤ تو 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ وہاں گیا تھا میلے میں، مزہ آیا ہوگا۔ وہاں وہ تھا جوکر؟ وہ بھی کوئی دیکھنے کی چیز ہے آپا؟ وہاں اور بڑا کچھ تھا، ناچ گانا فلموں والا۔ اور کیا، ڈرامے والی عورتیں ساری کی ساری، بالکل سٹار پلس کے ڈراموں جیسی۔ اچھا، حلیمہ کا اشتیاق بڑھا۔ ہاں ویسی کی ویسی، لمبی پتلی، ویسی ہی کالی، اونچے اونچے جوڑے بنائے۔ حلیمہ خوش ہو کر ہنسنے لگی، پھر باقی کی گولیاں دوپٹے کے پلو سے باندھنے لگی۔ یہ میں نمو کے لیے رکھ دیتی ہوں، اسے بھی پسند ہے۔ ہے کہاں نمو؟ نظر نہیں آئی۔ ناراض ہے تجھ سے۔ وہ بھی؟ تو نہیں ہوتا تو اسے کالج آنے جانے میں مشکل ہوتی ہے، اس کے ابا فارغ نہیں ہوتے، اماں اکیلے جانے نہیں دیتی۔ تو نہ جائے، کیا رکھا ہے کالج میں کھرانٹ استانیوں کے علاوہ؟ خیر منا لوں گا، چوڑیاں لایا ہوں اس کے لیے۔ سچی؟ مگر تجھے کیا پتا لڑکیوں کی پسند کا، نہ جانے کیسی چوڑیاں اٹھا لایا ہوگا۔ میں نے کب خریدی؟ اسی نے پسند کی تھی۔ کس نے؟ حلیمہ مزید ہونک ہوئی۔ ہے ایک لڑکی۔ وہ شرمایا، تھوڑی سینے سے جا لگی۔ ڈرامے والی؟ ناچ گانا کرتی ہے؟ نہیں آپا، وہاں ملی تھی، وہیں رہتی تھی۔ ہائے بڑی پیاری تھی آپا۔ وہ لہک لہک کر اسے اپنی اور گلابوں کی ملاقات کی روداد سنانے لگا۔ حلیمہ ایسی مگن ہوئی کہ نہ صغیر احمد کے سکوٹر کا مریل سا ہارن سنائی دیا، نہ دروازہ کھلنے کی آہٹ پر سر اٹھا کے دیکھا۔ صغیر احمد نے دیوار کے ساتھ سکوٹر لگاتے ہوئے ایک نظر سامنے دیکھا۔ دونوں چارپائی پہ آلتی پالتی مارے بیٹھے ایک دوسرے کے ہاتھوں پر ہاتھ مارتے کہے لگا رہے تھے۔ پھر حلیمہ کی نظر اس پہ پڑی، اس کی ہنسی وہیں تھم گئی۔ چند لمحے غائب دماغی کی کیفیت میں اسے تکتے رہنے کے بعد ہڑبڑا کے اٹھی۔ السلام علیکم جی۔ صغیر احمد منہ میں بڑبڑا کے جواب دیتے ہوئے پاس سے گزرنے لگے۔ حلیمہ نے ٹیپو کو کوہنی ماری، بادل نخاصہ وہ بھی کہہ اٹھا۔ سلام علیکم بھائی میاں۔ صغیر احمد سست قدموں سے برآمدے کی جانب بڑھ گیا اور دونوں پھر سے خسر پھسر کرنے لگے۔ اپنے کمرے کے دروازے پر رک کر اس نے مڑ کر ایک گہری نگاہ حلیمہ پر ڈالی اور ایک بے بسی سانس بھر کے اندر آ گیا۔ الماری کھولی، بے ترتیبی سے ٹھونسے گئے کپڑوں میں سے ایک قمیض شلوار نکالی جو سلوٹوں سے پر تھی، بھنا کے اسے بیڈ پہ پھینکا۔ وال کلاک پر ٹائم دیکھا، رات کے 11:15 ہو رہے تھے۔ وہ سائڈ ٹیبل سے جگ اٹھا کے گلاس میں پانی انڈیلنے لگا، مگر پہلا گھونٹ بھرنے سے پہلے ہی رک گیا۔ پانی کی سطح پر ایک مچھر پھڑپھڑا رہا تھا۔ وہ گلاس پٹک کے اٹھا۔ حلیمہ اور ٹیپو ابھی تک باتیں بگاڑ رہے تھے۔ ایمان سے، کھا میرے سر کی قسم، ذلیل کمینہ۔ وہ اسے دھموکے جڑنے لگی۔ حلیمہ، صغیر احمد نے برآمدے کی پہلی سیڑھی پر کھڑے ہو کر سرد لہجے میں اسے پکارا۔ وہ مڑ کے دیکھتے ہی سہم سی گئی۔ شب بخیر آپا۔ ٹیپو نے منہ تک چادر تان لی۔ وہ سٹ پٹا کے دائیں پیر کی چپل میں بایاں پیر پھنسانے لگی۔ حلیمہ، تمہیں پتا ہے وقت کیا ہو رہا ہے؟ پہلے تو اس نے بے ساختگی سے گردن ادھر ادھر گھمائی، پھر جیسے صغیر احمد کی سادگی پر مسکرائی۔ یہاں تو گھڑی ہی نہیں لگی، کیسے پتا چلتا کیا وقت ہے؟ 11:30۔ اچھا ہاں، بہت دیر ہو گئی۔ اب کہ وہ چپل اتار کے درست طریقے سے اپنے آگے رکھنے لگی۔ سونا چاہیے۔ چپل پہن کے وہ اس کے پاس آنے لگی۔ حلیمہ، میں نے اب تک رات کا کھانا نہیں کھایا۔ صغیر احمد نے تحمل سے اسے مطلع کرنا چاہا۔ اچھا نہیں کھایا؟ تمہیں احساس بھی ہے حلیمہ کہ میں سارے دن کے بعد تھکا ہارا گھر آیا ہوں؟ آدھی رات ہونے والی ہے اور تم بجائے مجھے کھانا پوچھنے یا میرے لیے کپڑے نکالنے کے یہاں بیٹھی گپے ہانک رہی ہو۔ مجھے پانی کا ایک گلاس تک پانی پلانے والا کوئی نہیں۔ وہ پھٹ پڑا۔ ہاں واقعی۔ وہ جی بھر کے شرمندہ ہونے لگی۔ یہ تو ہے، پانی پلانے والا تو کوئی ہونا چاہیے۔ تم کس مٹی کی بنی ہو حلیمہ؟ وہ جھنجھلا اٹھا۔ حلیمہ اپنے بازو ٹٹولنے لگی جیسے مٹی چیک کر رہی ہو۔
مجھے دھیان ہی نہیں رہا، میں تو روز آپ کو۔ وہ اسے بدستور خفا خفا دیکھ کر رونے لگی۔ بس ذرا ٹیپو سے باتیں، بڑے دنوں بعد آیا ہے نا؟ صغیر احمد آسمان کی جانب منہ اٹھا کر سانسیں بھرنے لگا۔ ابا کھانا کھا لیں، عقب سے نرمین کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ ٹرے لے کر کچن سے نکل رہی تھی۔ ایک بوسہ سینے سے ہٹتا محسوس ہوا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے آہستہ سے گویا ہوا۔ پہلے میں سوچتا تھا کہ میں نے ایسا بھی کیا گناہ کیا تھا جو قسمت نے مجھے یہ سزا دی۔ اب سوچتا ہوں نہ جانے کون سی نیکی کام آئی ہے جو تمہارے جیسی بیٹی ملی ہے۔ ان دونوں کے اندر چلے جانے پر حلیمہ نے مڑ کر ٹیپو کو دیکھا۔ وہ غشی کی نیند سو رہا تھا۔ وہ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی اور دوپٹے کے پلو کو کھول کر میٹھی گولیاں نکال کر منہ میں ڈال لیں۔ انہیں چوستے ہوئے وہ پھر سے کہیں کھو گئی۔ پوری صغیر منزل پہ وہی عالم تھا، وہی معمول۔ صغیر احمد نرمین کے وجود سے ازالہ تلاش کر رہا تھا۔ جہاں آرا کروٹیں بدلتے ہوئے اپنی سمندنوں اور دیورانیوں کے قصے نمٹ جانے کی دعائیں یا بد دعائیں مانگ رہی تھیں، ٹیپو خوابوں میں بھٹک رہا تھا اور جنت بیگم اور خورشید کے کمرے کی وہی گہما گہمی۔ جنت کچھ گنگناتے ہوئے اپنا پاندان صاف کر رہی تھیں۔ بلے آج تو بڑے موڈ میں ہیں آپا، کتنی بار کہا ہے مجھے آپا نہیں پکاریو، آپا کتنی بار کہا ہے مجھے آپا نہیں پکاریو، خدا جھوٹ نہ بلوائے، کوئی 12-15 برس بڑی ہوگی مجھ سے۔ اس دعوے کو خورشید نے کہہ کہے میں اڑایا۔ دل ہونا چاہیے جوان، عمرہ وچ کی رکھیا، وہ گنگنانے لگی۔ جیسی خود بے ڈھنگی ویسے ہی وہ باشوں والے گیت۔ ہاں اور خود تو جیسے بڑے حجن بیبیوں والے گیت ہوتے ہیں تیرے۔ وہ کل کیا گا رہی تھی پان چباتے ہوئے؟ ہاں موئے درزی نے بٹن کہاں ٹانکا؟ میرے منہ مت لگیو، پاندان مانج رہی ہوں، لاؤ لیمو رگڑ کے چمکاتی ہوں۔ خورشید نے آگے بڑھ کے پاندان لینا چاہا مگر جنت بیگم نے فوراً اس کا ہاتھ جھٹکا۔ ہاتھ مت لگائیو۔ ہاں ابھی اسی ہاتھ کی انگلیوں سے ناک میں خلال کر رہی تھی، وہی گلیز انگلیاں میرے پاندان سے چھو دیں۔ بڈی آئی ساس سسری، دل تو تیرا کالا ہے، میل سے بھرا، پہلے اسے مانج، چل ہٹ۔ ہٹ جاتی ہوں، مجھے کون سا شوق ہے بارود کے ڈھیر پر بیٹھنے کا۔ ٹی وی ریموٹ ڈھونڈ رہی تھی، تم ہی ہمیشہ گھٹنے کے نیچے دبا کے بیٹھتی ہو۔ اے ہٹو، ٹی وی لگاؤ گی اتنی رات کو؟ کوئی سنے گا تو کیا کہے گا؟ سرتاج کی برسی ہے اور… ہائے آپاں رہن دے، جھاٹا کھول کے سیاپا ڈالنے بیٹھ جاؤں؟ نہ جی، ہم سے نہیں ہوتے یہ ڈرامے، اور وہ بھی تو اتنے سالوں بعد۔ رو لیا جتنا رونا تھا۔ کیا ہے؟ اس نے کمر پر ہاتھ رکھ کر نخوت سے پوچھا، اور شوقا جس نے مروفہ سمیت اپنی موجودہ دونوں بیویوں میں سے کسی ایک کے ماتھے پر ہلکی سی شکن بھی کبھی برداشت نہیں کی تھی، کچا ہی تیور، مگر ابھی وہ اس کی چڑی تیوریاں دیکھ دیکھ کے مسرور ہو رہا تھا۔ اپنے گھر آنے کے لیے کوئی گل ہونی ضروری تو نہیں۔ وہ مونچھوں کو بل دیتا خواہ مخواہ مسکرا رہا تھا۔ تمہارا گھر کہاں سے ہو گیا یہ؟ سوہرے کا گھر اپنا ہی ہوتا ہے۔ دیکھ شوکے، مجھے نہ زیادہ بک بک کرنے کی عادت ہے نہ زیادہ بکواس سننے کی ہمت۔ میرے سامنے ایسی باتیں کر کے مجھے مروفہ کی یاد نہ دلایا کر۔ مروفہ کی شاد تو مجھے بھی آتی ہے جب تجھے دیکھتا ہوں۔ مجھے مروفہ جیسی سمجھنے کی غلطی نہ کرنا، میں لحاظ نہیں کرتی کسی بندے کا۔ تیری اگلی پچھلی ساری نسلیں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے پھریں گی میرے سامنے۔ وہ پھنکاری۔ اشکے لگی ہے نا مٹیارن؟ وہ کھل کے ہنسا۔ چھوٹا کہاں ہے؟ اسکول، رکھائی سے جواب دے کر وہ اندر مڑنے لگی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اب وہ جا سکتا ہے۔ وہ مزید کسی سوال کا جواب دینے کے موڈ میں نہیں، لیکن وہ پیچھے پیچھے ہی چلا آیا۔ اچھا اسکولے تو نے ڈالا ہوگا، کوئی اعتراض؟ نہ جی، میں کون اعتراض کرنے والا، چھوٹے پہ تاجی پہ تینوں کے تینوں منڈوں پہ سب سے زیادہ حق تیرا۔ ماسی جو ہوئی تم، کہتے ہیں نا ماں مرے ماسی جیے۔ اس کی بات کے چھپے مفہوم کو جاننے کے بجائے وہ اس کے اندر تک چلے آنے پر جھنجلا رہی تھی۔ کیا ہے؟ اندر کیوں گھسے آ رہے ہو؟ بتایا ہے نا کوئی نہیں ہے گھر پہ، کیا ہے یہاں؟ مجھ سے پوچھ یہاں کیا ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ ماں دبی ہوئی ہے تیری، وہ بدلحاظی سے بولی تو شوقہ خجل ہو کر کہکہا لگانے لگا۔ سب کچھ ہے یہاں، وہ سب کچھ جو میں سوچتا تھا، عزت، مقام، آگے بڑھنے کے مواقع، محنت کی قدر، اچھا معاوضہ، بس ایک چیز کی کمی ہے۔ اس سطر کے بعد گلابوں کا دل زور سے سکڑا، بس نہ چلا کہ اڑ کے جائے وہ کمی پوری کرائے۔ صرف تم نہیں ہو۔ اگلی سطر پڑھتے ہی وہ طمانیت سے مسکرا دی اور یاسر کا خط دونوں مٹھیوں میں بھیج کر سینے سے لگا لیا۔ رزلٹ آنے پر پاس ہونے کی خوشی میں قدسی آپا نے اسے زبردستی 4 چھٹیاں دے کر گھر بھیجا تھا، حالانکہ اس نے لاکھ نہ جانے کے بہانے تراشے۔ کھل کے تو نہیں بتا سکتی تھی کہ وہاں جا کر خوشی بانٹی نہیں جاتی، الٹا رنگ میں بھنگ ڈلے گا، اور جیسے تیسے 4 تکلیف دہ دن گزار کے وہ واپس آئی تو رانی نے اسے چپکے سے خط پکڑایا۔ کسی کو پتہ تو نہیں چلا؟ وہ اپنی دھڑکنیں اعتدال پر لاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کسی کو بھی نہیں، مگر ہے کس کا؟ اس کریانے والے کا۔ اب نہ کہنا اسے کریانے والا، میرا یاسر اب سچ مچ کا شہزادہ بننے والا ہے۔ وہ خط لے کر کمرے میں گھس گئی۔ 12 سطروں کا خط، ابھی نظر ڈالی اور ابھی ختم۔ اس کی تشنگی دور نہ ہو پا رہی تھی۔ وہ بار بار انہی 12 سطروں کا وظیفہ پڑھنے لگی۔ ابھی تو قدم بھی نہیں جمائے ڈھنگ سے، اسی لیے تمہارے اس سوال کا کیا جواب دوں کہ کب واپس آؤں گا؟ ہاں یہ تسلی دے سکتا ہوں کہ آؤں گا ضرور، انشاءاللہ، صرف اور صرف تمہارے لیے۔ تم بھی میرا انتظار کرنا، مایوس مت ہو جانا اور ہمت کبھی مت ہارنا۔
सगीर अहमद बेड पर बैठा सामने रखे रजिस्टर पर कुछ लिख रहा था जब हलीमा नाश्ते की ट्रे उठाए अंदर आई। उसने नजर उठाकर देखा और दोबारा इन हमाक से काम शुरू कर दिया। हलीमा ने किसी मामूल की तरह ट्रे उसके सामने रखी। रजिस्टर पर रखना चाहिए। ये क्या कर रही हो? उसने सटपटा के ट्रे पकड़ी। इतने जरूरी कागजात हैं, अभी खराब हो जाते। और रजिस्टर में से चंद दस्तावेजात नुमा कागजात उठाकर तय करता खड़ा हो गया। नाश्ता नहीं करेंगे? करता हूँ, पहले ये संभाल लूं, कल बैंक लेकर जाने हैं। लाएं, मैं रख देती हूँ। वो मुस्तादी से आगे बढ़ी। सगीर अहमद ने कदरे इत्मीनान से उसे देखा, जो आज जोन में नजर आ रही थी, और बेड पे ही आलती पालती मार के नाश्ता करने लगा। पेपर संभाल के रखने के बाद वो सामने बैठ गई और चाय के कप में चीनी घोलने लगी। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, हत्ता के पांचवा लुकमा तोड़ते सगीर अहमद की सब्र की हद खत्म हो गई। कप में चलते चमचे की मुसलसल आवाज से उसके असाब पर कोफ सवार हो रही थी। उसने लुकमा चबाते हुए हलीमा को देखा। वो दीवार पर नजरें जमाए गायब दिमागी से चमचा हिलाए जा रही थी। बस करो हलीमा, बादल ने ख्वासा उसे मुखातिब करना पड़ा। वो हड़बड़ा के चौंकी। सगीर अहमद के चेहरे के बेजार तासुरात उसे खौफजदा कर गए। उसने कपकपाते हाथों से कप आगे किया। चाय, कपकपाती उंगलियां, और उन उंगलियों में दबा कपकपाता कप। सगीर अहमद ने नजर ऊंची की। पलके और लब भी मुलतइश थे। वो नरम पड़ गया। उसके हाथ से कप लेकर हाथ अपनी गिरफ्त में नरमी से दबा लिया। हलीमा, जी। उसके हलक से फंसी फंसी सी आवाज निकली। सगीर अहमद के हाथों से उसका बर्फ ठंडा हाथ खुद ब खुद फिसल गया। वो सर झटक के चाय का घूंट भरने लगा। चीनी कितनी डाली है? उसने मुंह बनाया। 2 चमचे। हलीमा, मैं कब से तुम्हें बता रहा हूँ कि डॉक्टर ने मुझे मीठा कम करने का मशवरा दिया है, इसलिए अब मुझे सिर्फ 1 चम्मच चीनी दिया करो और तुम रोज 2 चमचे डाल देती हो। वो अटक अटक के वजाहत देने लगी। बस इतने सालों से 2 डाल रही हूं ना, चमचे तो आदत, याद ही नहीं रहता। सगीर अहमद बेबसी से मुस्कुरा दिया। मैं 2 चमचे चीनी लेता हूँ। ये बात याद करने के लिए तुम्हें 7-8 साल लग गए। अब मैं 1 चमचा लूंगा। ये बात तुम्हें 1 हफ्ते में कैसे याद हो सकती है? वही तो, हलीमा ने जल्दी से कहा और मुस्कुराने लगी। सदूरे, शोका मुंडा वापस ले जाने की गल कर रहा है। भागा ने इतला दी। जान दे, निरी मुसीबतें, मुस्टंडे। वो वैसे ही आजिज था उनसे और उन्हें मुश्किल से बर्दाश्त किए हुए था। अब औलाद की औलाद कहाँ पालता? ले, ऐसे ही जान दे। भागा बुरा मान गई। असा बुढ़े वेले खाली हाथ हो जाए ना? वो तेनू बड़ा तुझे नोट कमा कमा के देंदा है, हड खराम, मुर्दार खोर। मुरूफा ने भी जम्मे तरह के तरह मुंडे। एक अपने वर्गी कुड़ी लेती तो साडा बुढ़ापा पार लग जाता। सदूरे ने कुछ सोचते हुए गंजे पिचके हुए सर पर हाथ फेरा। अपनी एक है तो सही, पर किसी कम की नहीं। एवें ना बड़बड़ कर, सदूरे ने झिड़का। कम की कैसे बनाना है, ये गल तो मुझ पे छड़ दे। उसका मतलब परस दिमाग दूर की कौड़ी ला रहा था। 4 लफ्ज, बस 4 लफ्ज, यही था मेरे 4 हफ्तों के इंतजार का हासिल। इसका कलम सफेद कागज पर गिले शिकवों के गुल खिला रहा था। मेरे 12 खतों के जवाब में 1 खत, वो भी ऐसा कि पढ़ने के बाद दिल को तसल्ली मिलने के बजाय हिड़क और जाग गई है। बड़े जालिम, बड़े बेपरवाह हो तुम यासिर। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। इतना लिख के वो रुकी, पेन का सिरा लबों में दबा के हल्का सा मुस्कुराई और दोबारा लिखना शुरू किया। हाँ, नहीं बोलती, सिर्फ मेरे खत बोलेंगे। ये तुमसे रूठेंगे, तुम्हें मनाएंगे, तुम्हें मेरे दिल की सारी बातें सुनाएंगे, तुमसे सारे वादे करेंगे और तुमसे बहुत से वादे लेंगे। जल्दी वापस लौटने का वादा, कुछ बनकर आने का वादा, और सिर्फ मेरे बनकर रहने का वादा। उसके लबों पर फैली मधुर मुस्कुराहट खत के वर्क पर मोहब्बत की ओस बरसा रही थी। अच्छा, और ये तुमने क्या लिखा है? मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए, कम से कम अभी तो नहीं। जो लेना है वो एक ही बार लूंगी तुमसे। अभी तुम ये फिक्रें छोड़ो और ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठे करने का सोचो। मैं अभी यही कर रही हूँ। तुम्हें पता तो है कि इम्तिहानात की तैयारी के साथ साथ भी मैं फैक्ट्री का काम कितनी जानफशानी से कर रही हूँ। अब बिल्कुल फरागत मिलने की वजह से और कुछ तुम्हारे जाने के बाद ध्यान बटाने की गर्ज से मैंने काम के दौरानिये में इजाफा कर दिया है। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों जल्द अज जल्द एक घर की बुनियाद रखने के काबिल हो जाएं। वक्त कम है, हाँ, हौसला ज्यादा है, और तलब उससे भी बढ़कर। सिर्फ बुनियाद रखने के काबिल ही तो होना है, फिर छत डालने और एक एक ईंट रखने का काम हम मिलकर कर ही सकते हैं। अपना ख्याल रखना, तुम अमानत हो मेरी, समझे? अपना नाम लिखने के बाद उसने खत की पेशानी पर लिखा यासिर का नाम पहले उंगलियों से छुआ और फिर उस पर लब रख दिए। पागल है ये, यासिर खत पढ़ने के बाद सर झटकते हुए मुस्कुराया। यहाँ आने के बाद वो हर दूसरे तीसरे दिन उसका खत वसूल कर रहा था। इतनी मोहब्बत, इतनी बेकरारी, इतना वालहानापन उसके हर्फ हर्फ से टपकता था कि कभी वो खुद पर नाज़ा होने लगता, कभी मगरूर हो जाता और कभी कभी घबरा जाता। ये शिद्दतें कहीं मुझे बहा कर न ले जाएं। वो फितरतन ठंडे मिजाज का और मुतदल जज्बात रखने वाला इंसान था। गुल्लू से अच्छी लगती थी, उसका साथ दिल को भाता था। उसके साथ आइंदा जिंदगी गुजारने का ख्वाब उसने भी देखा था, और अपने इरादे में वो गुल की तरह ही साबते कदम और जज्बों में उसकी तरह ही मुखलिस था, मगर इतना तुन नहीं था। गुल की बुलाखेजी उसे कभी कभी खौफजदा कर देती थी। ध्यान से रज्जो, तोड़ न दीजियो कहीं। जन्नत बेगम सहन में बिछे तख्त पर बैठी
काम वाली मासी से अपना घड़ा धुलवा रही थी। बराबर चारपाई पर टीपू मुंह तक चादर तोने सो रहा था। दिन के 10:30 बज रहे थे। आप भी अजीब हैं बीबी, रज्जो ने घड़े के मुंह के अंदर हाथ डाल के मानते हुए बेजारी से कहा। आजकल भला कौन पीता है घड़े का पानी? और फिर अल्लाह रखे आपके यहाँ तो सब कुछ ही है, फ्रिज, फ्रीजर, कूलर। मुझसे न पिया जाए है मुई प्लास्टिक की बोतलों का पानी। रज्जो ने मुंह बना के सर झटका और घड़ा साफ पानी से गंगालने लगी। जन्नत बेगम ने टीपू की खबर ली। टीपू, ए टीपू, बच्चे उठ जा, सूरज सर पे आ गया है, हड्डियां बुनवाएगा क्या अपनी? रज्जो मुंह पे दुपट्टे का गोला रख के हंसने लगी। बीबी, आप बातें बड़ी मजे की करती हो, करारी। दांत पर्दे में कर। जन्नत बेगम बुरा मान गई। नगोड़े दांत है कि फावड़ा, पल में तान लेती है। तोबा बीबी। रज्जो ने तेवरी चढ़ा के धुला धुलाया घड़ा भर के उनके हाथ में थमाया। जन्नत बेगम सरहाने रखा मोतियों का गजरा उठा के मुंह पर सजाने लगी। एन उसी वक्त बराबर की छत से एक मोटा ताजा पत्थर आके सीधा घड़े पर लगा और झरझर पानी बहकर जन्नत बेगम के कुर्ते को भिगो गया। तोड़ डाला मेरा घड़ा, सत्यानाश जाए इस लपाड़न का, नगोड़ी सड़न बज्जात। वो छन्नों की छत की जानी मुंह करके वावेला मचाने लगी। मुंडेर के पार घड़ी भर को उसकी खोपड़ी नजर आई और फिर गायब हो गई। बीबी, किसको कोसने दे रही हो? रज्जो ने पूछा। तेरे होतों सोतों को। वो उसी पर उलट पड़ी। अरे नामुराद, उस मोज और सांडी से कह रही हूँ जिसने पत्थर मार के मेरा घड़ा तोड़ा है। इस महीने में ये तीसरा घड़ा है। मैं पूछती हूँ, तेरे बाबा ने मेरा वजीफा बांध रखा है जो दे खर्चे पे खर्चा करवाए जा रही है? चन्नो तो काम दिखा के गायब हो चुकी थी। मासी भी सारा सिलसिला खुद पर गिरते देख इधर उधर हो गई, मगर जन्नत बेगम की खोलन थी कि कम ही ना हो रही थी। आओ देखा ना था और चादर तले सोए टीपू की दोनों हाथों से अंधाधुंध पिटाई शुरू कर दी। इस हड हराम की वजह से है सब, इसी को खींच खींच के निशाने बांधे जा रही है। मुआ जरा शक्लो सूरत का अच्छा होता तो अकल वकल होती तो न जाने ईंटें आन आन गिरती आंगन में। इस बेढंगपन के साथ ये हाल है तो। टीपू इस नागहानी अवतार पे चादर परे फेंक के घबरा के उठ बैठा और गहरे गहरे सांस लेता अधखुली आंखों से जायजा लेते हुए पूछने लगा। क्या हुआ अम्मा, सुबह हुई है या शाम? जन्नत बेगम ने भुन्ना के एक और चपत रसीद की। कैसा धुत पड़ा है, ये तक खबर नहीं कि रात में सोया था कि दोपहर में। सुबह होने में और शाम होने का भी पता नहीं चल रहा। मारती रहती है हर वक्त, सुतेली ना हो तो। हाँ, मैं सुतेली हो गई। तू तो जैसे मेरे सोच का जना है ना। काश मैं सुतेली ही होती और तू उस खुर्शीद कलमोही का जना होता। कम से कम तुझे जहर दे के कलेजा तो ठंडा करती अपना। नीरी नहुसा सुबह सवेरे। जहारा बेगम की तस्वीर में खलल पड़ रहा था, जो अंदर अपने कमरे में बैठी थी मगर इस शोर से बच ना पा रही थी, और निम्मो कब से उनकी पाइंती बैठी मिन्नत समाजत कर रही थी। प्लीज दादी जान। नहीं, एक बार कह दिया ना। सब लड़कियां जाती हैं बाजार, उसने मुंह बसोरा। जाती होंगी, जहारा ने सख्ती से कहा, मगर हमारे घराने का यह दस्तूर नहीं है। जो चाहे लिख दो, सगीर अहमद से मंगा दूंगी। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। वो नाराजगी से उठ गई। निमो, यहाँ आओ। दादी के तहक्कुम भरे लहजे पर वो बादल नुखासा रुकी, मगर यूं ही खफा खफा से खड़ी रही। तुम्हारी ऐसी कौन सी जरूरत है जो पूरी नहीं होती? बढ़िया से बढ़िया कपड़ा, उम्दा से उम्दा चप्पल, चूड़ियां, बुंदे, कौन सा शौक है जो बाप पूरा नहीं करता? और तुम्हें क्या चाहिए? घर बैठे सब मिल तो रहा है। बेटी, बाजारों की खाक छानने वाली लड़कियों के चेहरे पर फटकार बरसती है, जैसे इस छन्नों के चेहरे पे है। दादी, अब्बा को क्या पता आजकल के फैशन का, बस उठा लाते हैं कुछ भी। सिर्फ महंगा होने से क्या होता है? और आप भी दर्जन से सिलवा देती हैं। 1962 के जमाने के झूले। कॉलेज में सब मजाक उड़ाते हैं मेरा। वो हंसी हो रही थी। एक तो कॉलेज, नीरा अजाब मोल ले लिया तुमने। पहले चंगी भली थी, अब नए नए नखरे सूझ रहे हैं। बाप दादी के लाए कपड़े म्यार पर पूरे नहीं उतर रहे। और फिर दादी जान, जरूरत की चीज तो मैं अब्बा से मंगवा भी नहीं सकती। ये भी तो सोचें। इस बात पर जहारा जरा सोच में पड़ी, फिर एक मुफाहमत भरी सांस के साथ बोली, ठीक है, मगर छन्नो बजात के साथ तो हरगिज नहीं। अच्छा, तो आप चली चलें। वो बेदिली से बोली। मुझे कहाँ बुढ़ापे में ख्वार करवाओगी? अपनी माँ को ले जाओ, उसे भी किसी जिम्मेदारी का एहसास हो। अम्मी को, मगर उन्हें तो किसी बाजार मार्केट का रास्ता तक नहीं आता। दिमाग मत खाओ मेरा, इबादत करनी दो भर कर दी है। जहारा उतास ही गई मुसलसल बहस से। ठीक है, फिर अम्मी के साथ चली जाती हूँ, मगर छन्नो को साथ जरूर लेकर जाऊंगी। निम्मो ने दबे दबे अंदाज में कहा। उसे सारे बाजारों का पता है। हाँ, उसे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा बाजारों का, सारे लच्छन ही। उसने कमरे से निकलते निकलते दादी के अल्फाज सुने मगर नजरअंदाज कर दिए। साल में एक आध बार ही तो मौका मिलता था घर से इस तरह निकलने का। या अल्लाह, ए परवरदिगार। जहारा ने दुआ के लिए हाथ उठाए। मेरी सीधी सादी मासूम बच्ची को इस छन्नों के शर से महफूज रखना, इसके साय से बचाना। वो हिल हिल कर दुआ कर रही थी। गुलाबो, तुम्हारे लिए फोन है। रानी ने दबे दबे जोश से उसे बताया तो वो सुई में धागा डालते हुए रुक सी गई। मेरे लिए? हाँ, उसी का। रानी ने शरारत से आंखें नचाई। सच्ची? उसे यकीन न आ रहा था, मगर आजमाने के लिए फौरन बाहर लपकी। शुक्र है इस वक्त कोई और घर में नहीं है। फोन मैंने ही उठाया था, वरना 100 सवाल होते। रानी ने अपनी अहमियत जताई।
इस घर का नंबर गुलाबों ने यासिर को भी दे दिया था जब वो बाहर जा रहा था, मगर कितने इसरार के बावजूद वो करता नहीं था। हर बार यही लिखता, तुम्हारी इज्जत मुझे जान से प्यारी है। मैं नहीं चाहता जहाँ तुम इतने मान और भरोसे से सर छुपा कर बैठी हो वहां बेएतबार हो जाओ। मेरा वहां फोन करना तुम्हें इन लोगों की नजरों से गिरा सकता है जो तुम पर अंधा एतमाद करते हैं। गुलाबों को ये फलसफा समझ में ना आता था। वो जवाब में लिख देती, भाड़ में जाएं सारे और उनका एतमाद। बस तुम्हारी आवाज सुनकर दिल को जो सुकून मिलेगा उसके बदले जो मर्जी हो, किसे परवाह। और अब जब उसका फोन आया था तो वो बजाय खुश होने की फिक्रमंद हो रही थी कि न जाने ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से वो अपना असूल तोड़ने पर मजबूर हुआ। हेलो गुल, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। यही हुआ। उसके अंदेशों की तस्दीक यासिर के घबराए घबराए अंदाज ने कर दी। क्या हुआ यासिर? वो सीने पर हाथ रखती लड़खड़ा सी गई। मुझसे एक एक्सीडेंट हो गया है। तुम ठीक तो हो? वो रोहासी हो गई। हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। और रोना धोना बंद करो प्लीज, गौर से सुनो। वो बहुत जल्दी में लग रहा था और बहुत परेशान भी। जानी नुकसान तो कोई नहीं हुआ और ना लेने के देने पड़ जाते। यहाँ के कानून सख्त हैं। अलबत्ता मालकों की गाड़ी पूरी तरह बर्बाद हो गई है। हर जाने के तौर पर या तो मैं कई माह तक उनके पास बगैर तनख्वाह के ड्राइवरी करूं या फिर मुझे फौरी तौर पर रकम का बंदोबस्त करना होगा। बगैर तनख्वाह के काम करना बहुत मुश्किल है, पर देश है सो जरूरत पड़ती है। इसीलिए सोचा कुछ रकम उधार लेकर उनका हर जाना भर दूं, फिर पार्ट टाइम कोई मजदूरी करके कर्जा चुका दूं। कुछ रुपए मेरे पास हैं, कुछ का इंतजाम करना है। यासिर तुम फिक्र मत करो, मेरे पास पूरे 7,500 हैं। यासिर फीकी सी हंसी हंस दिया। और पिछले महीने बोनस से एक चेन भी बनवाई थी 3,000 की, वो बिक जाएगी। गुल तुम समझ नहीं रही, रकम बहुत बड़ी है, तुम इंतजाम नहीं कर सकती हो। ना मैं तुमसे कह रहा हूँ, बस कई पाकिस्तानी हैं। मैं जिसकी दुकान में मुलाजिम था उन हाजी साहब को कल से फोन कर रहा हूँ, मगर शायद फोन खराब है। तुम जरा पता करो और मेरा पैगाम उन तक पहुंचा दो, वो मेरी मदद जरूर करेंगे। और कुछ नहीं तो मेरे इन मालकों से नरमी की दरख्वास्त ही कर देंगे, इनके जानने वाले हैं। हाँ मैं करवाती हूँ पता, अभी जाती हूँ। जल्दी गुल, सिर्फ 2 दिन का वक्त है मेरे पास। निम्मो, तेरे अब्बा ने ड्राइवर तो बड़ा स्मार्ट रखा है। पार्किंग में खड़ी गाड़ी से निकलते हुए छन्नो ने उसके कान में सरगोशी की। हनीमा चंद कदम आगे थी। ड्राइवर नहीं है बदतमीज, निम्मो ने जवाबी सरगोशी की। अब्बा कहाँ रखते हैं ड्राइवर, रख लें तो कितना मजा आए। कॉलेज आने जाने का मसला तो ना हो। मगर दादी नहीं मानती कि ये तो हो ही नहीं सकता कि हमारे घर की लड़कियां किसी गैर मुस्टंडे ड्राइवर के साथ अकेली आए जाएं। तोबा, छन्नो ने तजस्सुस से गर्दन घुमा के पीछे देखा। उनके स्टोर पे काम करता है, अम्मी साथ हैं इसलिए भेज दिया। हाय अल्लाह, पहले क्यों नहीं बताया? कमबख्त, कब से लाइन मार रहा था और मैं ड्राइवर समझ के लिफ्ट नहीं करवा रही थी। उसे अफसोस होने लगा, फिर एक बार और पीछे मुड़ के देखते हुए खुद को तसल्ली दी। चलो वापसी पे सही। जरा दायरे में रहना छन्नो, अब्बू को बता दिया ना उसने तो तुम्हारी खैर है ना मेरी। नहीं बताता, क्योंकि उसे खुद भी अपनी खैर अजीज है। बात करते करते दोनों हलीमा से जरा आगे निकल गईं। निम्मो, हलीमा बुखला के पुकार रही थी, मेरे साथ साथ रहो ना, मैं खो गई तो। लो, खाला हमारी हिफाजत के लिए साथ आई हैं या इनकी रखवाली के लिए? छन्नो ने हल्का सा कहका लगाया। नरमीन ने माँ के होंक चेहरे और उड़ी उड़ी रंगत पर खिजालत महसूस करने के बावजूद छन्नो की बात पे भी नागवारी महसूस की। चुपके से माँ का हाथ जोर से अपने हाथ में दबा के उसे अपने साथ कर लिया, जो ट्रैफिक और भीड़ को देख देख के घबरा रही थी। छन्नो फट से सामने वाली बड़ी सी ज्वेलरी शॉप में घुस गई। निम्मो भी ना चाहते हुए भी हलीमा का हाथ पकड़ के अंदर चली आई। छन्नो तो ऐसे बेतकल्लुफ होकर सेल्समैन से गप्पे झाड़ने लगी जैसे बरसों का याराना हो। निम्मो ने खिफत महसूस करते हुए कनखियों से माँ को देखना चाहा, मगर हलीमा चेहरे पर बच्चों की सी मासूमियत और इश्तियाक लिए शीशे के शोकेस में सजी चीजें देख रही थी। ना ना 300 बहुत ज्यादा है, छन्नो ने नजाकत से नाक सकोड़ के कहा। चलें, आपके लिए 275। ओहो, बड़ी रियायत की है। चलें आप ही बता दें। उसकी निगाहें बेबाकी से छन्नो के सांवले मगर चिकने भरे और सांचे में ढले सरापे पर फिसल रही थी। बता दूं? छन्नो ने उसकी निगाहों को मजीद खुली छुट्टी देने का इशारा किया। बता दें, फिर ना कहना। इस वार्निंग पर वो निसार होने वाली मुस्कुराहट के साथ देखने लगा। 50 रुपए। क्या? हैरत में डूबा ये लफ्ज सेल्समैन के मुंह से नहीं, नरमीन के लबों से आजाद हुआ था। 50 रुपए में ये सेट आपको कहीं से नहीं मिलेगा मिस, यहाँ से मिल जाएगा, और वो भी एक नहीं 2। आप मजाक कर रही हैं? मैं सीरियस हूँ। वो थोड़ा और पास हुई और सरगोशी में कहा, आप भी हो जाएं सीरियस। नरमीन दोनों को एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले देखकर घबराई। पसीना अलग छूटे जा रहा था। फिर 50 रुपए भी क्यों, आप ऐसे ही ले जाएं। चलो छन्नो, अब क्या उससे बर्दाश्त ना हुआ तो उसे बाजू से पकड़कर खींचने लगी। ये क्या बात हुई? अब मैं सीरियस हुआ तो आप भाग रही हैं। कोई कहीं नहीं जा रहा, आप 2 सेट पैक करें। छन्नो ने अपना हाथ छुड़ाया। एक मेरे लिए, एक इसके लिए। ना नहीं, मुझे नहीं चाहिए, वो हकलाई। क्या है तुम्हें? चुप रहो, छन्नो ने घुरका। इनका तो मैं पैक कर देता हूँ, मगर आपका? सेल्समैन ने छन्नो को आशकाना नजरों से देखते हुए मुस्कुराकर कहा। मेरा? छन्नो ने बात पूरी करवाना चाही। एक बात हमने आपकी मानी, एक आप हमारी मान लें। ना 300
ना 300 100 ना 100 मुफ्त में दे रहा हूँ। मुफ्त की चीज को तोहफा कहते हैं और तोहफा अपने हाथों से जाए तो अच्छा लगता है। चन्नू खामखा हंसने लगी मगर नरमीन को वो जहर लग रही थी। सेल्समैन ने उसके हाथ से उसके हाथ को थामा और सेट में से अंगूठी निकालकर उसे पहनाने लगा। तब तक रुखसारों के साथ नरमीन ने जल्दी से मुंह फेर लिया। हलीमा अभी किसी शो केस में झांकते हुए गायब दिमागी की कैफियत में थी। मैं कोल्ड ड्रिंक लाता हूँ आपके लिए। सेल्समैन के निकलते ही नरमीन ने उसे आड़े हाथों लिया। दादी जान सही कहती हैं, एक नंबर की लफंगी है तू। चन्नो ढिठाई से हंसने लगी। शर्म तो नहीं आती? इतना लिहाज तक नहीं कि अम्मी साथ हैं, वो क्या सोचेंगी? तुम्हारी अम्मी सोचती भी हैं? चन्नो खिलखिलाई। छोड़ो यार, खाला बेचारी से क्या शर्माना और क्या घबराना, उन्हें क्या पता चलता है कुछ। नरमीन के अंदर अजीब सा एहसास जागा। उसने पलट कर माँ को देखा जिसके हाथ खुले मुंह के पास एक मक्खी भिनभिना रही थी। यासिर, वो हाजी साहब तो दुकान बेचकर चले गए। गुल ने अगले ही दिन उसे फोन करके बताया। क्या? कब? कहाँ? वो बुरी तरह बुखरा गया। पता नहीं, सुना है उनके दामाद की एक्सीडेंट में वफात हो गई। इकलौती बेटी थी इसलिए दुकान मकान सब बेचकर उसके पास चले गए। बेटी तो कराची में ब्याही थी। अगर वहां गए हैं तो कैसे ढूंढूंगा उन्हें? कैसे राब्ता होगा? कोई नंबर नहीं मिला? नहीं, छोटे से कहा था, कह रहा था 4-6 रोज तक ला देगा, वो भी अगर मिल सका तो। 4-6 रोज? और मेरे पास आज का आधा दिन है और कल का आखिरी। कोई तीसरा रास्ता नहीं है यासिर? हाँ है। क्या? वो बेताबी से बोली। उसका ख्याल था तीसरा रास्ता वतन वापसी होगी, वो भी खाली हाथ। ये भी मंजूर था अगर उसके बदले यासिर की गलू खलासी हो जाती। जेल। मगर उसका बताया तीसरा रास्ता हरगिज काबिल कबूल ना था। नहीं, वो फपक के रो पड़ी। तुम्हारे आंसुओं से मेरी परेशानी कम नहीं हो सकती। वो चिढ़ गया। सूरत हाल ही ऐसी थी। खुद पे से कंट्रोल खत्म होता महसूस हो रहा था। यासिर, मैं एक कोशिश और करती हूँ। तुम मायूस। मगर दूसरी जानिब फोन रखा जा चुका था। आपा, वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। बहुत सोचने के बाद उसने कुर्सिया आपा से मदद मांगने का सोचा और कोई नजर में था भी तो नहीं। अच्छा, कितने? बालों में तेल लगाते लगाते रुककर वो फौरन ही साइड पर पड़ा पर्स उठा के खोलने लगी। थोड़े थोड़े करके चुका दूंगी आपा। अच्छा भाई, वो मुस्कुराई। इतने महीनों के कैम्प में गुलाबों ने पहली बार तनख्वाह के अलावा कुछ मांगा था। या आप तनख्वाह में से काटती रहिएगा, वो सब बाद में देखा जाएगा। तुम बताओ कितने चाहिए? वो बैग के अंदर ही हाथ डाले नोट गिनते हुए पूछ रही थी। 2 लाख रुपए। क्या? कुसिया हक्का बक्का उसकी सूरत देखने लगी जहां मजाक की हल्की सी रमक भी ना थी। उसके बरक जर्दी खड़ी हुई थी जो बहुत से सवाल जगा रही थी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? नहीं, वक्त खराब है, वो आहिस्ता से बोली। 2 लाख रुपए, वो भी इकट्ठे? ऊपर से कह रही हो कि तनख्वाह में से काट लूं। कितनी है तुम्हारी तनख्वाह आजकल? 4,500 रुपए, वो मिनमिनाई। कितने सालों तक कटवाओगी? और तुम्हें लाखों की ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? पहली बार वो इतनी दृष्टि से बात कर रही थी जैसे 2 लाख का मुतालबा करना इतनी ही बड़ी गुस्ताखी हो। वो अब्बा बहुत बीमार हैं, उसके इलाज के लिए। उसके सवाल पर वो जहनी तौर पर तैयार थी, इसलिए जवाब रट रखा था। मगर कुसिया ने उस रटे रटाए जवाब को पूरा सुनने की जहमत ही नहीं की तो मुतासिर क्या होती। ऐसी भी कौन सी बीमारी है? यहाँ ले आओ, नहीं तो लाहौर ले जाओ। कितने ही खैराती अस्पताल हैं जहाँ गरीबों का मुफ्त इलाज होता है। मेरा खालाजाद भाई लाहौर के एक बड़े इलाके का नाजिम है। किसी भी अस्पताल से मुफ्त इलाज, ऑपरेशन वगैरह करवा देगा। बड़े बड़े रहमदिल नेक लोग ऐसे अस्पताल बना के बैठे हैं। कैंसर का इलाज, गुर्दों का इलाज, आंखों के ऑपरेशन सब होते हैं। एक पैसा नहीं लगता। हाँ, वक्त लगता है, लाइनों में लगना पड़ता है बारी का इंतजार करने के लिए, लेकिन सिफारिश हो तो ये भी नहीं। मैं अपने भाई को फोन कर देती हूँ। तुम्हें जितनी छुट्टी लेनी है ले लो, अपने अम्मा अब्बा को बुला लो। यहाँ से कोई आदमी साथ कर देती हूँ, साथ रिहाइश का बंदोबस्त भी हो जाएगा। कुल्सिया ने अपने तौर पर सारा इंतजाम कर दिया मगर उस वक्त खटक सी गई जब बजाय ममनूनियत या खुशी को गुलाबों के चेहरे पर मायूसी और खौफ देखी। जी अच्छा, वो बिजली से कहकर मुड़ गई तो कुल्सिया कुछ सोचने लगी। रानी, फिर जोरदार आवाज लगाई। जी बीबी जी। वो भागते हुए आई। जरा फोन लाना तो मासी जन्नते का नंबर मिलाऊं। कुल्सिया के दिल में हजार वसवसे जाग रहे थे। क्या सोच रही हो कुल्सिया? बड़े मलिक ने अपनी ज़हीन समझदार और काबिल बीवी कुल्सिया से पूछा जो फैक्ट्री का आधे से ज्यादा इंतजाम निहायत खूबी से संभाले हुए थी। वो गुलाबो नहीं है? गुलाबो? वही जो मासी जन्नते के तवस्सुस से आई है। हाँ, वही लड़की जो घर में भी रह रही है। हाँ, क्या हुआ उसे? मुझे कुछ खटक से रहे हैं उसके एतवार। तुम तो बड़ी तारीफें कर रही थी कि बड़ी तेज है, सालों का काम हफ्तों में सीख लिया है, ज़हीन भी है और तौर तरीके तालीम वाली भी। वो सब तो है, लेकिन पता है आज उसने मुझसे पूरे 2 लाख रुपए कर्ज मांगा और तुमने दे दिए। बड़े मलिक ने तेवरी चढ़ाई। अब ऐसी भी फिदा नहीं हूं मैं उस पे। कह रही थी कि बाप का इलाज कराना है और जब मैंने बाप को बुलाने और लाहौर में मुफ्त इलाज कराने की पेशकश की तो बजाय खुश होने के मुंह उतर गया उसका। जैसे बाप की बीमारी से सरोकार ना हो, बस 2 लाख से मतलब हो। फिर क्या? मैंने मासी को फोन मिलाया।
वो इतने करीबी ताल्लुकात होने और साथ रहने के बावजूद उसके बाप की बीमारी से लाइल्म है, यानी उसने झूठ बोला है। बिल्कुल, और यही सोच रही हूँ कि क्या वजह होगी जो वो झूठ बोल रही है और इतनी बड़ी रकम का भी मुतालबा कर रही है। मैंने रानी से उगलवाने की कोशिश की है, बड़ी घुन्नी है वो भी, सेहलापे का लिहाज करके मुंह नहीं खोल रही। लेकिन मुझे दूसरे मुलाजमों से उड़ती उड़ती खबर मिली है कि किसी लौंडे के फोन आते हैं गुलाबों के लिए और रानी उसकी राजदार बनी फिर रही है। छोड़ो भी ये मुलाजमों के किस्से, मलिक ने बेजारी जाहिर की। अब मुझे और कोई काम नहीं रह गया जो तुम्हारी 2 टके की नौकरानियों के मुआशकों की रौदात सुनूं। शोहर का मिजाज गर्म होते देख कुल्सिया फौरन संभली। इस घर के मर्दों का यही पता नहीं क्या था, कारोबार के अलावा दूसरी किसी फिक्र या टेंशन को सर पर सवार करने के रवादार नहीं थे, चाहे बीवी बच्चों के हवाले से ही हो। मैं तो बस यूं ही। फिर उन्होंने फौरन मौजू बदल दिया। काम में दिल तो क्या लगता, ध्यान तक नहीं लग रहा था। सुबह से ये तीसरा फ्रेम गलत चढ़ाया था, नजर बचा के दोबारा शुरू किया मगर फिर सारा डिजाइन गलत हो गया। वो सख्त उलझी हुई थी। यासिर परदेश में था, मुश्किल में था, वो चाहते हुए भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। ये सोचकर ही दिल डूबा जा रहा था। बस नहीं चल रहा था किस तरह पंख लग जाए और वो उड़ के जाए, यासिर को सबकी नजरों से बचा कर ले आए। सुनो तुम, गुलाबो नाम है तुम्हारा? बड़े मलिक ने उसके करीब रुककर जोर से पुकारा तो वो अपने ख्यालों से चौंकी। जी, वो हैरत से देखने लगी। बड़े मलिक और छोटे मलिक का फैक्ट्री से बराए नाम नाता था। वो दूसरे कामों में मसरूफ रहते, कोई एक कारोबार थोड़े ही था। वो काम चूंकि कुल्सिया ने बखूबी संभाल रखा था, इसलिए दोनों भाई उस तरफ से बेनियाज थे। मेरे दफ्तर में आना, बात करनी है। वो चंद मिनट बैठी उलझती रही। जी फरमाइए। कुछ देर बाद वो उसके रूबरू थी। सुना है तुम्हें 2 लाख रुपए की जरूरत है। जी, किसी ने बता दिया होगा। ये लफ्ज तुम्हारे मुंह से अच्छा लगता है। वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। इसीलिए हर बात में जी जी कर रही हो। इस बार गुल ने उगला। जी होंठों तक आने से वह मुश्किल रोका। वैसे भी मुझे जी जी करने वाली लड़कियां पसंद हैं। फिर कदरे संजीदा हुआ। बताया नहीं तुमने, किस लिए जरूरत है इतनी बड़ी रकम की? बस है जरूरत, जाती मसला है। अब कि उसने अब्बा की बीमारी की दास्तान सुनाने से परहेज किया, क्या पता ये भी मुफ्त इलाज के लारे देने लगता। चलो होगा, मुझे आदत नहीं ज्यादा कुरेद की, मैं सिर्फ मदद करता हूँ, छानबीन और तफ्शीश नहीं। इतना कहकर उसने टेबल की दराज खोली और नोटों की एक गड्डी निकाल के लहराई। पूरे 2 लाख हैं। गुल के सीने में दिल फड़फड़ा के रह गया। तुम्हारे जाती मसले के हल के लिए। गड्डी उसने टेबल पर रख दी। ना कर्जा है, न तनख्वाह में कटौती, सिर्फ और सिर्फ इमदाद, खुदा तरसी और हमदर्दी के नाते। गुल ना इतनी सादा थी, ना जमाने के चलन से अनजान कि वाकई उसे सिर्फ और सिर्फ हमदर्दी और दर्द समझ लेती, लेकिन मसलहत का तकाजा था कि इसी बयान को सच मान लिया जाता। साहब, मैं आपका ये एहसान। उसने गड्डी की तरफ हाथ बढ़ाया मगर बड़े मलिक ने दोबारा उठा ली थी। एहसान कैसा, ये लेन देन तो चलता रहता है। औरतें होती हैं कुछ तड़धल्ली। कुल्सिया से मांगने की जरूरत क्या है? अब जब भी कुछ चाहिए हो, जितना भी चाहिए हो, मुझसे ले लिया करो। किस हिसाब ने? उसने चुतून तीखे किए। मीसनी सूरत और दबे दबे नकुश वाला यह मर्द 1000 बार का देखा हुआ था, लेकिन आज काफी से ज्यादा बदला बदला लग रहा था। हिसाब किताब कैसा? कैसी गैरों वाली बात कर रही हो? फिर भी गुल ने उसे खुलने पर आमादा करने के लिए मुस्कुराहट का सहारा लिया। तदबीर कारगर ठहरी। मलिक का हौसला बढ़ गया। कुछ खास नहीं। तुम्हारी बड़ी बीबी हफ्ते बाद जब मेके का फेरा लगाती है तो कमरा खाली होता है, सूना सा। चंद सीढ़ियां ही तो उतरनी है तुमको। उधर लब से मुद्दा आजाद हुआ। इधर नोटों की गड्डी दोबारा आगे की गई, जिसे गुल ने मजबूती से थामा। तुम मेरी अमानत हो गुल, अपना गरूर, अपना तंतना खोने ना देना। मुझे तुम्हारे इस उठे हुए सर से मोहब्बत है। यासिर की सरगोशी आस पास गूंजी थी। उसका रुआ रुआ कांप उठा। क्या करने जा रही हूँ मैं? बेशक यासिर के लिए, यासिर की ही खातिर, लेकिन यासिर के जज्बात को कुचल कर मैं ये नहीं कर सकती। उसकी नोटों पर गरीब ढीली पड़ी। कितनी खुदगर्ज हो तुम। सिर्फ ये डर है कि यासिर सब जान गया तो तुम पे थूकेगा भी नहीं। तुम उसकी मोहब्बत से हाथ धो लोगी। उसके साथ जिंदगी गुजारने का ख्वाब अधूरा रह जाएगा, लेकिन ये फिक्र नहीं है कि यासिर का क्या बनेगा। इस मुश्किल वक्त में उसकी मदद करना सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे तुम्हारे अपने ख्वाब टूटें या बिखरें। अपनी जात से बालातर होकर मुझे सिर्फ उसके बारे में सोचना है। उसने गड्डी दोबारा जकड़ ली और उसकी जात के बारे में सोचा। उस पर क्या गुजरेगी जब वो यह हकीकत जानेगा। तुम्हारी कुर्बानी तुम्हें उसकी नजरों में अजीम नहीं बनाएगी, नजरों से गिरा देगी। वो इस तरह टूट जाएगा कि फिर कभी नहीं संभलेगा। इस मुश्किल से तो शायद वो डूब के फिर भी उभर जाए, मगर तुम्हारे अर्जा होने, बिक जाने के दुख से वो कभी बाहर नहीं आ सकेगा। और अगले ही लम्हे उसने पूरी ताकत से गड्डी बड़े मलिक के मुंह पर उछाल दी। उसके चेहरे से लगकर नोट चारों तरफ बिखर गए। वो बड़बड़ा के रह गया, मगर उसके कुछ कहने से कबल ही वो वहां से जा चुकी थी। सगीर अहमद परेशानी के आलम में अलमारी की चीजें उलट पुलट कर रहा था। कोने में हलीमा कड़ी नाखून चबा रही थी। आखिर कहाँ रख दिए मेरे कागजात? मैंने कहा भी था ये जरूरी है। वो पता नहीं, यहीं तो रखे थे। यहीं रखे थे तो मिल जाते, और लॉकर में क्यों नहीं रखे जबकि मैंने वहीं रखने को कहा था।
इस बात का जवाब हलीमा के पास नहीं था। दूसरे बहुत से जवाबों की तरह मिले। जहां आरा अंदर दाखिल हुई और आते ही तफशीशी अंदाज में सवाल दागा। सगीर अहमद ने मायूसी से सर हिला दिया। तुम्हें किसी हकीम ने मशवरा दिया था कि इस औरत पर भरोसा करो। अपने हाथों से पता नहीं क्या लिखा है, आगे से मिसिंग है। क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आता। वो सर पकड़ के निढाल सा बैठ गया। और तुम छिपकली की तरह दीवार से चिपकी क्यों खड़ी हो? बेचारा सगीर अहमद बौखला रहा है, कुछ हाथ पैर तुम भी हिलाओ। उन्होंने हलीमा का बाजू पकड़ के झिंझोड़ा। वो ऊंची आवाज में रोने लगी। सगीर अहमद का माथा शक्लों से हट गया। लो भला, जहारा ने नाक पर उंगली रखकर हैरत का इजहार किया। ऐसा कौन सा भाला खींच मारा मैंने? बहुत नाजुक परी बन रही हो। हलीमा की आवाज सगीर अहमद के पहले से तने असाब पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। चुप करो हलीमा, वो कराहा। नहूसत फैला रखी है सारे खानदान ने। माँ है तो बदजुबानी में माहिर, भाई है तो आवारगी में अव्वल नंबर, और सबसे नकारा वजूद हमारे मुकद्दर में। न जाने क्या था औलाद पैदा की है जन्नत बेगम, न जाने क्या खाकर औलाद पैदा की है जन्नत बेगम ने। कूड़ मगज और कुन ज़हन। हलीमा और जोर जोर से रोने लगी। सगीर अहमद को खुद पे भी तरस आया और उस पर भी। बस भी करें अम्मा, बात कोई और है, आप कोई और मसला छेड़ बैठी हैं। सब तुम्हारी शाय है, ये टसवे बहा लेती है, तुम मोम हो जाते हो। अभी तो ना शक्ल है ना अकल। उस पर यह आलम है कि शोहर काट का उल्लू बना हुआ है। अगर जो जरा शक्ल और सूरत और दिमाग वाली भी होती तो बेच खाती तुम्हें। सगीर अहमद का यूं बीवी की दबी दबी सी हमायत करना उन्हें जरा ना भाया और वो बड़बड़ करती कमरे से निकल गई। सगीर अहमद ने बेबसी से हलीमा को देखा। वो सिसकियां भर रही थी। वो उठा और उसके पास आके उसके शानों पर हाथ रखते हुए नरमी से कहा, बस रो मत हलीमा, अम्मा की बात का क्या बुरा मानना, उनकी आदत ही ऐसी है। मैं अम्मा की बात का नहीं, वो सिसकी। मिल जाएंगे कागजात भी, सगीर अहमद ने दिलासा दिया। रखे तो तुमने इसी कमरे में थे ना, बस अब चुप हो जाओ। मैं उस वजह से भी नहीं रो रही, हलीमा ने कुर्ते की आस्तीन से आंसू साफ करते हुए बताया। मैं तो निम्मो की वजह से रो रही हूँ। उसका आज का पर्चा रह जाएगा। छन्नो जल्दी चली गई है अपने भाई के साथ। अब निम्मो किसके साथ कॉलेज जाएगी? टीपू कहाँ है? वो तो कल से, वो बताते रुक गई, फिर गायब है। जवाब ना मिलने पर उसने गहरा सांस लिया। जाओ निम्मो से कहो मैं छोड़ आता हूँ उसे। आप? तो फिर कागज कौन ढूंढेगा? नहीं चाहिए मुझे कोई कागजात, उकताहट से कहता वो बाहर निकल गया। नहीं चाहिए? लो भला, फिर ढूंढ क्यों रहे थे इतनी देर से? वो हैरान परेशान सोचती रह गई।